वेलकम बैक टू जीनियस ट्यूटोरियल्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के हिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो बेसिकली इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में दो चीजें हैं। एक तो यूरोप में सोशलिज्म किस तरह से आया और रशियन रेवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ, ठीक है। और इससे जो पिछला चैप्टर था द फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसमें आपने क्या पढ़ा कि किस तरह से जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। एक तो फर्स्ट स्टेट जिसमें प्रीस्ट आते थे, सेकेंड स्टेट जिसमें नॉबल्स आते थे, और थर्ड स्टेट जिसमें जो नॉर्मल पीपल थे, लेबरर्स, वर्कर्स, फार्मर्स, पीजेंट्स वगैरह, ये सारे आते थे, राइट। तो ये जो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोग थे, बेसिकली यही अपने टोटल गवर्नमेंट को रन करते थे, और जितना भी इकोनॉमिक एंड सोशल पावर था वो इन लोगों ने होल्ड कर रखा था, ठीक है। और जो ये थर्ड स्टेट के लोग थे, इनके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा था, इनको टैक्स वगैरह पे करने पड़ रहे थे, ठीक है। क्योंकि जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोग थे ना, उन्होंने सारा प्रॉपर्टी और पावर को होल्ड कर रखा था, तो ये इन लोगों पे बहुत अत्याचार हो रहा था। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने आवाज उठाई, और इन्होंने ये एक ऐसी सोसाइटी चाहते थे जिसमें क्या हो, जिसमें सभी को इक्वल ट्रीट किया जाए, मतलब इक्वालिटी हो, फ्रेटर्निटी हो, राइट, जिसमें फ्रीडम हो, और जितने भी प्रॉपर्टीज हैं वो इक्वली सबके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो इसी के चलते उन्होंने क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, और फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से पूरे यूरोप और एशिया में फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी और लिबर्टी जैसे आइडिया स्प्रेड हुए, ठीक है। उन्होंने जो यूरोप और एशियन कंट्रीज थी वो भी चाहती थी कि जैसे फ्रांस में रेवोल्यूशन आया, चेंजेस आए, ऐसे हमारी कंट्री में भी आए। तो इसी के चलते यूरोप में किस तरह से सोशलिज्म आया वो सारा हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है द एज ऑफ सोशल चेंज। तो इसमें क्या है, द इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, इंट्रोड्यूस पावरफुल आइडियाज ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी, राइट। फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या हुआ, कुछ पावरफुल आइडिया जैसे कि फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये वाले जो आइडियाज है वो पूरे देश में स्प्रेड हो गए। ओपन द पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्ट्रक्टिंग सोसाइटी। तो इससे क्या हुआ, एक पॉसिबिलिटी बन गई कि अब सोसाइटी में चेंजेस आ सकते हैं, राइट। चैलेंज द कंट्रोल ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड द चर्च ओवर इकोनॉमिक एंड सोशल पावर। तो जो भी एरिस्टोक्रेसी चल रही थी, जो भी डायनेस्टिक रूल चल रहा था, किंग का रूल चल रहा था, वो उन सब चीज़ों को एक चैलेंज किया गया, ठीक है। और चर्च को भी, जिन्होंने सारा इकोनॉमिक एंड सोशल पावर को होल्ड कर रखा था। देन स्प्रेड ऑफ न्यू आइडियाज, किस तरह से जो नए नए आइडियाज है वो स्प्रेड हुए। तो इट इंस्पायर्ड डिबेट्स ऑन इंडिविजुअल राइट्स, ठीक है। इंडिविजुअल राइट्स और सोशल पावर के ऊपर डिबेट्स शुरू हो गए, डिस्कशन शुरू हो गए इन यूरोप, एशिया, यूरोप में, एशिया में, और अदर कॉलोनीज लाइक इंडिया। तो इन सभी देशों में जो है इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर और सोशल पावर के ऊपर डिबेट्स छिड़ गए। इसके बाद है देन राजा राम मोहन रॉय एंड डेरोजियो इन इंडिया वर इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज आइडियाज। तो कुछ लीडर्स इंडिया के जैसे कि राजा राम मोहन रॉय और डेरोजियो बेसिकली एक इंडियन पोइट थे कोलकाता शहर के। तो इन दोनों ने, ये दोनों जो लीडर्स थे, काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए इन आइडियाज से। देन डाइवर्स पॉलिटिकल रिस्पॉन्सेज। अब अलग अलग क्या क्या पॉलिटिकल रिस्पॉन्सेज थे, चलो वो देखते हैं। नॉट एवरीवन सपोर्टेड रेडिकल चेंजेस। तो ये जो इंस्टेंट चेंज आया एकदम से, इस चीज के सपोर्ट में सभी नहीं थे, कुछ इसके सपोर्ट में थे और कुछ लोग सपोर्ट में नहीं थे। रिस्पॉन्सेज वेरिड, सभी के रिस्पॉन्सेज वेरी कर रहे थे। अब यहाँ पे जो 3 तरह के लोग थे, ठीक है, 3 तरह के लोग थे, उनके डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस थे। एक तो थे कंजर्वेटिव्स, ठीक है, दे वांटेड टू प्रिजर्व द ओल्ड सिस्टम। वो चाहते थे कि जो पुराना सिस्टम था, जो सिस्टम पहले चल रहा था वही बढ़िया है, वही ठीक है, ठीक है, वो उसको प्रिजर्व करना चाहते थे। और जो लिबरल्स है वो क्या चाहते थे, सपोर्टेड ग्रेजुअल रिफॉर्म्स। वो चाहते थे कि चेंजेस आए पर धीरे धीरे ग्रेजुअल रिफॉर्म्स आए। और जो रेडिकल्स है वो क्या चाहते थे, वांटेड कंप्लीट रिस्ट्रक्टिंग। वो चाहते थे कि कंप्लीट बिल्कुल सब कुछ चेंज हो जाए, इंस्टेंट चेंज हो जाए, ये बहुत जल्दी बदलाव चाहते थे रेडिकल्स। Then meaning of political terms. Terms like conservative, liberal and radical had different meanings depending on time and context. ये जो 3 terms हमने पढ़े, conservative, liberal और radical, इन तीनों के different different meanings है, वो हम पढ़ेंगे आगे। Then focus of study. Focus of study में क्या है, the chapter explores, इस chapter में क्या बताया गया 19th century के बारे में, कि उनमें क्या क्या political traditions चलते थे। Then special focus. Special focus क्या है, सबसे ज्यादा स्पेशल फोकस यही है, किसके ऊपर है, रशियन रेवोल्यूशन के ऊपर, कि किस तरह से रशिया में रेवोल्यूशन आया, उस चीज के ऊपर स्पेशल फोकस किया गया है चैप्टर में। विच इज अ की इवेंट, जो कि एक बहुत ही की इवेंट रहा है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन रेडिकल सोशल चेंज, जो कि एक बहुत ज्यादा एकदम से सोशल चेंज जो आ गया था, इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है रशियन रेवोल्यूशन का। Then socialism emerged as a powerful idea shaping the 20th century, ठीक है। 20th सेंचुरी में किस तरह से जो सोशलिज्म है वो इमर्ज किया, तो वो हम पढ़ेंगे आगे। Then liberals, radicals and conservatives, जो ये हमने 3 टर्म्स पढ़े थे, इसको हम 1 बाय 1 अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है लिबरल्स। लिबरल्स कौन होते हैं, वांटेड रिलीजियस टॉलरेंस इन द नेशन। मतलब ये लोग जो हैं, ये रिलीजियस जितने भी रिलीजन्स हैं, मतलब कि लोगों के अकॉर्डिंग जो है कि लोग जो है वो शांति से एक साथ मिलकर रहे, चाहे किसी भी रिलीजन को फॉलो करे, उससे इनको प्रॉब्लम नहीं है। दे अपोज डायनेस्टिक रूलर्स एंड देयर एब्सोल्यूट पावर। तो ये डायनेस्टिक रूल्स को और एब्सोल्यूट पावर को बिल्कुल बहुत ज्यादा अपोज करते थे, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरी कंट्री जो है किंग के अंडर है और वो अपनी पावर में कुछ भी कर सकता है, तो इसके बहुत ज्यादा खिलाफ थे।
फेवर्ड इंडिविजुअल राइट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड एंड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो ये इंडिविजुअल राइट्स के फेवर में थे कि सभी को राइट्स मिले प्रॉपर, और हमारी जो गवर्नमेंट है वो किस टाइप की होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, जिसमें क्या होता है, इसमें जितने भी सिटीजन हैं वो अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को वोट दें, ठीक है, और वो अपनी क्या बनाए, गवर्नमेंट बनाए। सपोर्टेड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी को भी सपोर्ट करते थे, ऐसी जुडिशरी जो लोगों को न्याय दे सके, जिससे क्या हो, किसी भी सिटीजन के साथ कोई भी बुरा ना हो सके। डिड नॉट सपोर्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो लिबरल्स थे ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को सपोर्ट नहीं करते थे, मतलब इनके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं था कि सारे लोग जो हैं कि 18 और 18 ईयर्स से अबव जितने भी लोग थे वो सभी वोट दे। ये क्या चाहते थे, ये इसमें किस पे विश्वास रखते थे, दे बिलीव्ड इन ओनली मेन विद प्रॉपर्टी शुड वोट, मतलब कि वो मेंस जिनके पास प्रॉपर्टी है सिर्फ उन्हीं को वोटिंग राइट्स अलाउ होनी चाहिए, ऐसा इनका मानना था। डिनाइड वोटिंग राइट्स टू वुमेन ऑल्सो, ठीक है, इन्होंने वुमेन्स को भी वोटिंग राइट से मना कर दिया, डिनाई कर दिया। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना कि जो लिबरल्स थे, एक तो वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को नहीं मानते थे, दूसरा ये वुमेन्स के वोटिंग राइट्स के भी खिलाफ थे। ये सिर्फ इसमें विश्वास रखते थे कि मतलब कि सिर्फ वही इंसान, सिर्फ वही पर्सन जिसके पास प्रॉपर्टी है, वो भी मेंस विद प्रॉपर्टी, सिर्फ उन्हीं को क्या है, वोट देने का हक है। देन रेडिकल्स कौन है, वांटेड अ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी पॉपुलेशन, ये एक ऐसी गवर्नमेंट चाहते थे जो किस पे बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी पॉपुलेशन। सपोर्टेड वुमेन्स सफरेज मूवमेंट्स, ये वुमेन्स के सफरेज मूवमेंट को सपोर्ट करते थे। तो ये वुमेन्स सफरेज मूवमेंट्स क्या है, बेसिकली ये बहुत ही लॉन्ग ईयर स्ट्रगल रहा है वुमेन्स का वोटिंग राइट्स के लिए, उस चीज को ये सपोर्ट करते थे, मतलब ये वुमेन के वोटिंग राइट्स के फेवर में थे, जबकि लिबरल्स जो है वो उसके अगेंस्ट थे, राइट। अपोज प्रिविलेजेस ऑफ वेल्दी लैंड ओनर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स, तो ये जो लैंड ओनर्स थे, जो रिच लैंडलॉर्ड्स थे, जो ये फैक्ट्री ओनर्स थे, तो इनके जो भी प्रिविलेजेस थे, है ना, जो भी प्रॉपर्टी और प्रिविलेजेस थे उन सबके ये खिलाफ थे, उन्होंने काफी ज्यादा अपोज करते थे। एक्सेप्टेड प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करते थे, बट डिसलाइक इट्स कंसंट्रेशन इन अ फ्यू हैंड्स। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के पास सारी प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी है वो सबके बीच में बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, ऐसा इनका मानना था रेडिकल्स का। ओके, देन इसके बाद है कंजर्वेटिव्स कौन से लोग होते हैं, वर अपोज टू चेंज बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले ये लोग क्या करते थे, ये किसी भी चेंज के खिलाफ थे, अपोज करते थे कि जो भी पुराना सिस्टम है सिर्फ वही उसी को प्रिजर्व करना चाहते थे ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले। बट आफ्टर द रेवोल्यूशन आने के बाद दे एक्सेप्टेड स्लो एंड रिस्पेक्टफुल चेंज, तो उन्होंने स्लो और रिस्पेक्टफुल चेंज को एक्सेप्ट कर लिया। बिलीव्ड इन प्रिजर्विंग द पास्ट ट्रेडिशंस, ठीक है, कि पास्ट ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करने में विश्वास रखते थे, वाइल ब्रिंगिंग द ग्रेजुअल रिफॉर्म, की चेंजेस तो आए लेकिन हमारा जो पास्ट ट्रेडिशन था वो भी क्या रहे, वो भी बना रहे। देन पॉलिटिकल क्लैशेस एंड इम्पैक्ट, क्या क्या पॉलिटिकल क्लैशेस थे और क्या इम्पैक्ट पड़ा उनका, लेट्स सी दीज डिफरेंट आइडियोलॉजीज, जो भी डिफरेंट आइडियोलॉजीज थी, डिफरेंट पीपल थे, डिफरेंट सभी के व्यूज थे, आइडियोलॉजीज थे, तो इन डिफरेंट व्यूज के अकॉर्डिंग क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए ड्यूरिंग द सोशल एंड पॉलिटिकल टर्मोइल आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये जो डिफरेंट तरीके के लोग थे, रेडिकल्स थे, लिबरल्स थे, राइट, कंजर्वेटिव्स थे, इनके डिफरेंट ओपिनियंस थे, व्यूज थे, आइडियोलॉजीज थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, काफी ज्यादा कन्फ्लिक्ट्स, काफी ज्यादा मुश्किलें बढ़ गई। Efforts at revolution and national transformation in the 19th century revealed both the limits and possibilities of liberal, radical and conservative ideas। तो जो भी efforts किए गए रेवोल्यूशन के लिए और नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 19th सेंचुरी के अंदर, उससे क्या रिवील हुआ, लिमिट्स एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ लिबरल, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव आइडियाज। उससे हमें लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव आइडियाज के बारे में पता लगा। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। तो ये सब जब हो रहा था ना, तो उसमें उस टाइम पे क्या हो रहा था, जो यूरोप है वहाँ पे काफी ज्यादा सिटीज बनने लगे थे, काफी ज्यादा इंडस्ट्रीज होने लगे थे, रेलवे नेटवर्क्स को एक्सपैंड कर दिया गया, बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था। तो एरा ऑफ मेजर चेंजेस मार्क्ड बाय सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो सोशल और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा था, इसकी वजह से क्या हुआ, राइज ऑफ न्यू सिटीज, राइट, नए नए शहर बनने लगे, इंडस्ट्रियल रीजन बनने लगे, रेलवे नेटवर्क्स को एक्सपैंड किया गया, और क्या हो गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया। देन इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, ड्रू मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज। अब देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, मतलब कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज बने, फैक्ट्रीज बने, तो उसमें काम करने के लिए लोग भी तो चाहिए ना, तो इससे क्या हुआ, जितने भी मेन से, वुमेन से, चिल्ड्रन से, वो सारी फैक्ट्रीज में उनको काम करने के लिए बुलाया गया। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, उनसे बहुत लंबे टाइम तक काम कराया गया, प्लस उनको जो वेजेस थे वो भी बहुत कम मिलते थे, मतलब कि एक तो काम इतना ज्यादा कराते थे, ऊपर से जो वेजेस थे वो भी उनको कम किए जाते थे। एंड फ्रीक्वेंट अनएम्प्लॉयमेंट, और बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट थी कि कभी उनको काम मिलता था और कभी नहीं मिलता था, जिसके चलते क्या हुआ, पुअर हाउसिंग एंड सैनिटेशन। तो ये पुअर हाउसिंग और सैनिटेशन बढ़ गया ड्यू टू रैपिड अर्बन ग्रोथ।
तो मतलब उनका जो रहन सहन है उनमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लग गई थी लोगों के। लिबरल्स एंड रेडिकल्स ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम्स। जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे वो इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने के लिए कोशिश कर रहे थे, इन चीजों को वो सोच रहे थे कि हम किस तरीके से इन जो ये जो प्रॉब्लम्स हो रही है वर्कर्स के साथ, इन चीजों को कैसे खत्म किया जाए। तो इसके सपोर्ट में थे वो कि जो वर्कर्स को हेल्प की जाए। बिलीव्स ऑफ लिबरल्स एंड रेडिकल्स, तो लिबरल्स और रेडिकल्स का क्या मानना था, मैनी वर प्रॉपर्टी ओनर्स। तो ये जो लिबरल्स और रेडिकल्स है ना, इनमें से काफी लोग तो प्रॉपर्टी ओनर्स थे और एम्प्लॉयर्स थे। वो गेन वेल्थ थ्रू ट्रेड और इंडस्ट्री, जिन्होंने ट्रेड और इंडस्ट्री की हेल्प से काफी ज्यादा पैसा कमाया। बिलीव्ड इन, उनका क्या मानना था कि इंडिविजुअल एफर्ट और एंटरप्राइज होना चाहिए, एनकरेजिंग लेबर और प्रोडक्टिविटी को बहुत ज्यादा एनकरेजमेंट मिलनी चाहिए। प्रमोटिंग एजुकेशन एंड हेल्थ फॉर वर्कर्स, ठीक है, वर्कर्स के लिए एजुकेशन और हेल्थ को प्रमोट किया जाना चाहिए। एंश्योरिंग फ्रीडम एंड राइट्स फॉर ऑल स्पेशली द पुअर, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, स्पेशली जो पुअर पीपल है सभी को क्या मिलनी चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए और राइट्स मिलनी चाहिए। अपोज टू एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस बाय बर्थ, तो जिन लोगों को बाय बर्थ, जो रिच पीपल होते थे जिनको बाय बर्थ ही प्रिविलेजेस मिल जाते थे, वो इन चीजों के खिलाफ थे। देन सपोर्ट फ्रॉम वर्किंग क्लास, तो वर्किंग क्लास से क्या सपोर्ट मिला, अब देखो जब लोगों को ये एहसास हुआ कि जो ये रेडिकल्स और लिबरल्स थे वो उनके लिए काफी कुछ कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको काफी ज्यादा सपोर्ट किया। वर्किंग मैन एंड वुमेन सीकिंग चेंज, जो कि चेंज चाहते थे, बदलाव चाहते थे, सपोर्टेड लिबरल एंड रेडिकल पार्टीज एंड ग्रुप्स, तो उन्होंने लिबरल और रेडिकल पार्टीज या ग्रुप जो भी थे उनको सपोर्ट किया। नेशनली मूवमेंट एंड रेवोल्यूशन, अब ये जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे इन्होंने इनको ये तो पता था कि इनसे गलत हो रहा है और वो चेंज चाहते थे, लेकिन इससे कुछ भी नहीं हुआ, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने काफी ज्यादा अलग अलग जगह पे रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया, इटली में, फ्रांस में, जर्मनी में, ठीक है, तो अलग अलग जगह पे इन्होंने जो है क्रांति लाई। लिबरल्स एंड रेडिकल्स नेशनलिस्ट एम टू ओवरथ्रो मोनार्की सेट अप यूरोप इन आफ्टर 1815, तो वो 1815 के बाद से ना मोनार्की को बिल्कुल खत्म कर देना चाहते थे कि बिल्कुल भी मोनार्की का नामो निशान ना रहे, तो इसकी वजह से उन्होंने जगह जगह पे बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन किए। वांटेड टू एस्टैब्लिश नेशंस विद इक्वल राइट्स फॉर ऑल सिटीजन, वो एक ऐसा नेशन बनाना चाहते थे जिसमें सभी सिटीजन को क्या मिले, इक्वल राइट्स मिले। देन गिज़ेप मजीनी, ठीक है, गिज़ेप मजीनी जो है एन इटालियन नेशनल, इटालियन के नेशनलिस्ट थे। नेशनलिस्ट क्या होता है, हु बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ नेशन, जो कि अच्छा सा नेशन बनाना चाहते हैं जिसमें सारे सिटीजन को क्या मिले, इक्वल इक्वल राइट्स मिले। तो ये एक इटालियन नेशनलिस्ट थे। लेड रेवोल्यूशनरी एफर्ट्स इन इटली, इन्होंने इटली में रेवोल्यूशन ये लेके आए। जो मजीनी थे इनके जो आइडियाज थे, उन्होंने किस चीज को इन्फ्लुएंस किया, बहुत सारे नेशनलिस्ट को इन्फ्लुएंस किया इन अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। तो इंडिया के अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज थी, तो वो सारी कंट्रीज जो है मजीनी के आइडिया से इन्फ्लुएंस हुए, जितने भी वो नेशनलिस्ट थे, और उन सभी ने क्या किया, अपने अपने कंट्रीज में क्या किया, रेवोल्यूशन लेके आए, तो हर जगह क्रांति फैल गई थी। देन द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, तो ये सब जो चल रहा था, इतना सारा जो रेवोल्यूशन वगैरह हुआ डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, इटली में, जर्मनी में, राइट, और फ्रांस में, तो हर जगह जो रशिया में, ये जो हर जगह ये जो हो रहा था, ये रेवोल्यूशन हो रहा था, इसकी वजह से क्या हुआ, यूरोप के अंदर सोशलिज्म आया। तो किस तरह से सोशलिज्म आया, लेट्स सी, राइज ऑफ सोशलिस्ट आइडियाज, तो सोशलिस्ट आइडियाज का राइज हुआ बाय द मिड 19th सेंचुरी। तो मिड 19th सेंचुरी में क्या हुआ, सोशलिज्म हैड बिकम अ वेल नोन एंड वाइडली डिस्कस आइडिया इन यूरोप, तो यूरोप के अंदर सोशलिज्म बहुत अच्छे से फैल गया था। अब ये जो सोशलिज्म, इसका मीनिंग क्या है, सोशलिज्म क्या है, बेसिकली ये आइडिया है, इसको कहते हैं समाजवाद। ये एक ऐसा आइडिया है, एक ऐसा विचारधारा है जिसके अंदर जो लोग हैं वो कह सकते हैं कि एक ऐसी सोसाइटी हो जिसके अंदर सभी को इक्वल राइट्स मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, राइट, और जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो सभी के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। सोशलिस्ट, अभी सोशलिस्ट क्या है, सोशलिस्ट आर दोज पीपल हु फॉलो द पाथ ऑफ सोशलिज्म, ठीक है, तो सोशलिस्ट जो हैं, जो कि सोशलिज्म चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपोज किया प्राइवेट प्रॉपर्टी को, ठीक है, उनको पता था कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है यही सारी फसाद की जड़ है, ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है इसी की वजह से क्या इतना ज्यादा ये जो लोग हैं, जो ये फैक्ट्री ओनर्स हैं, जिनके पास इंडस्ट्री है, ये प्रॉफिट कमाने के चक्कर में वर्कर्स इतने ज्यादा काम करा रहे हैं, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इतने लंबे टाइम तक उनको बुला के काम कराया जा रहा है, प्लस उनको वेजेस भी कम मिल रहे हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम की जो जड़ है वो क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। saying it as the main cause of the social problem, ठीक है, रीजन बिहाइंड अपोजिशन टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी को इतना ज्यादा अपोज किया जाता है, इसके पीछे क्या रीजन है, वही मैंने आपको बताया कि जो प्रॉपर्टी इट वाज ओन्ड बाय फ्यू इंडिविजुअल्स, कुछ लोगों के पास ही प्रॉपर्टी थी इतनी ज्यादा, और वो क्या चाहते थे, वो अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए, राइट, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को गेन करना चाहते थे, इसलिए वो लोगों से इतने ज्यादा काम करा रहे थे, जबकि लोगों को इससे कोई फायदा नहीं मिल रहा था। जो वर्कर्स थे मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव, उन्होंने प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिव बनाया, बट डिड नॉट बेनिफिट इक्वली, पर उनको कोई बेनिफिट नहीं मिला। सोशलिस्ट बिलीव सोसाइटी शुड कंट्रोल प्रॉपर्टी नॉट इंडिविजुअल, तो सोशलिस्ट का ये मानना था जो सोसाइटी है उनको प्रॉपर्टी को कंट्रोल करना चाहिए, प्रॉपर्टी वाली प्रॉब्लम को खत्म करना चाहिए, नॉट इंडिविजुअल्स टू सर्व कलेक्टिव इंटरेस्ट। देन डिफरेंट विजन्स ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी, अब सोशलिज्म तो लाना है, एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या डिफरेंट लोगों के व्यूज थे। लेट्स सी, यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो सोशलिस्ट थे दैट इज रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन का जो टाइम पीरियड था वो तो 1771 से लेके 1858 तक। ये कौन थे, एन इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे
हु सेट अप एन कोऑपरेटिव कम्युनिटी, जो कि कोऑपरेटिव कम्युनिटी चाहते थे यूएसए के अंदर। अब इसमें क्या है, कोऑपरेटिव कम्युनिटी क्या है, बेसिकली एक एसोसिएशन है। इस एसोसिएशन में क्या होता था, इनका ये मानना था कि लोग जो है अपनी एक एसोसिएशन बनाए जिसमें लोग मिलकर काम करें और जो भी प्रॉफिट है वो अपने अंदर इक्वली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें। देन जो नेक्स्ट सोशलिस्ट थे वो थे लुइस ब्लैंक, और लुइस ब्लैंक का जो टाइम पीरियड था दैट इज 1813 टू 1882। ये भी क्या है, ये भी जो है सोशलिज्म चाहते थे, और इसकी वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी, इनका भी यही मानना था कि कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई जानी चाहिए, पर ये चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है ना वो इंकरेज करे लोगों को कि वो कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाए और कैपिटलिस्ट को खत्म किया जाए। कैपिटलिस्ट क्या है, जिनके पास जो पीपल हु ओन प्रॉपर्टी, राइट, जिनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है, तो ये जो कैपिटलिस्ट बिजनेस चल रहा है इसको खत्म किया जाए और लोगों का क्या बने, एसोसिएशन बने, कोऑपरेटिव कम्युनिटी बने जिसमें लोग मिलकर काम करें और जो भी प्रॉफिट है उसको अपने अंदर इक्वली शेयर कर ले, राइट। तो ये है रॉबर्ट ओवन एंड दिस इज लुइस ब्लैंक, ओके, दो सोशलिस्ट थे ये। देन इसके बाद है कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स। ना ये जो कार्ल मार्क्स और ये फ्रेडरिक एंजल्स है, ये भी काफी इनका भी काफी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। तो क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इनका, मार्क्स एंड एंजल्स सेड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट, की जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है ना ये कैपिटलिस्ट है। इंडस्ट्रियल जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा उससे क्या हुआ, तो लोगों ने क्या किया, जो भी उनकी फैक्ट्रीज थे, इंडस्ट्रीज थे, वही लोगों से इतना ज़्यादा काम कराया, राइट। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाए इससे, तो ये बिल्कुल गलत था। जो कैपिटलिस्ट थे ओन फैक्ट्रीज एंड अर्न प्रॉफिट फ्रॉम वर्कर्स लेबर। वर्कर्स कुड नॉट इम्प्रूव देयर कंडीशन, जो वर्कर्स की जो हालात बिगड़ते जा रहे थे, उनकी जो हाउसिंग, जो सैनिटेशन, हाउसिंग, जो ये इनका जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो खराब होता जा रहा था, वो इसको इम्प्रूव नहीं कर पा रहे थे अनलेस कैपिटलिज्म एंडेड। ठीक है, जब तक कैपिटलिज्म का एंड नहीं हो पाया उन्होंने अपनी कंडीशन को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे थे। मार्क्स बिलीव्ड इन क्रिएटिंग अ कम्युनिस्ट सोसाइटी, जो मार्क्स था उनको ये मानना था एक ऐसी कम्युनिस्ट सोसाइटी बनाई जानी चाहिए विद सोशल ओनरशिप ऑफ ऑल प्रॉपर्टी, जिसमें सभी प्रॉपर्टी की सोशल ओनरशिप हो, मतलब कि जितने भी प्रॉपर्टी है उसमें सभी का हक हो। एक ऐसी सोसाइटी बने जिसमें जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसमें सभी लोगों का इक्वल शेयर हो। Then he was confident that workers would win the struggle. वो confident थे, कौन, जो ये कार्ल मार्क्स थे, वो confident थे कि जो वर्कर्स है वो इस स्ट्रगल को जीत जाएंगे, जो भी स्ट्रगल चल रहा है, जो भी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस स्ट्रगल को, वो इस लड़ाई को वो जीत जाएंगे, जो कि वो लड़ाई किसके खिलाफ चल रही थी, कैपिटलिस्ट के खिलाफ चल रही थी, और इससे क्या लाएंगे, वो ब्रिंग अ बेटर फ्यूचर। तो कैपिटलिस्ट के खिलाफ जो उनकी लड़ाई चल रही थी, तो उनका कार्ल मार्क्स का मानना ये था कि लोग इस लड़ाई को जीत जाएंगे और बाद में एक बेटर फ्यूचर को लेकर आएंगे। तो ही इज कार्ल मार्क्स, और ये कौन है, फ्रेडरिक एंजल्स। Then support for socialism. Spread of socialism, किस तरह से सोशलिज्म स्प्रेड हो गया, सो बाय 1870s तक सोशलिस्ट आइडिया जो है वो पूरे यूरोप में अच्छे से हर जगह फैल गए। देन सेकंड इंटरनेशनल, तो ये जो सोशलिस्ट थे ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई और उस इंटरनेशनल बॉडी का क्या नाम रखा गया, सेकंड इंटरनेशनल, टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स। ओके, देन वर्कर्स एसोसिएशन, वर्कर्स ने भी अपने एसोसिएशंस बनाए। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी फाउंड एसोसिएशंस टू इंप्रूव लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। तो जो इंग्लैंड और जर्मनी के जो वर्कर्स थे उन्होंने अपनी मिलकर एक एसोसिएशन बनाया, एक संगठन बनाया गया टू इंप्रूव द लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन, ताकि वो अपने लिविंग और वर्किंग कंडीशंस को इंप्रूव कर सके। देन सपोर्ट सिस्टम, क्या सपोर्ट सिस्टम था, दीज एसोसिएशंस क्रिएटेड फंड्स, इन एसोसिएशंस ने काफी सारे फंड्स इकट्ठा किए टू हेल्प मेंबर्स ड्यूरिंग द टफ टाइम। तो मुश्किल वक्त में जिन लोगों को इन चीजों की जरूरत थी, लोगों के लिए फंड्स इकट्ठा किया, उनको हेल्प की बाद में। देन मेन डिमांड्स, क्या क्या मेन डिमांड्स थे, वर्कर्स डिमांडेड, वर्कर्स ने क्या डिमांड किया, शॉर्टर वर्किंग आवर्स, क्योंकि जो वर्किंग आवर्स थे, ठीक है, बेसिकली उनसे 15 आवर्स तक काम करा जाता था, तो जो भी वो वर्किंग आवर्स है उसको बहुत ज़्यादा कम किया जाए एंड राइट टू वोट, और उनको वोटिंग राइट्स मिले, ये उन लोगों की डिमांड थी, मेन डिमांड। देन जर्मन एसपीडी क्या एक पार्टी है जिसका नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। तो ये जो पार्टी है ये जर्मनी में बनी, जर्मनी के जो वर्कर्स थे उन्होंने अपनी एसोसिएशन बनाई, और इस एसोसिएशन से क्या हुआ, इस एसोसिएशन ने इस पार्टी को सपोर्ट किया। देन हेल्पिंग इट गेन पार्लियामेंट्री सीट्स, और बाद में सीट्स पाने के लिए इसको हेल्प भी किया। देन न्यू पार्टीज, कुछ और पार्टीज बनी, एक पार्टी तो जर्मनी में बनी जिसका नाम है एसपीडी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, और भी नई नई पार्टीज बनी, जैसे कि ब्रिटेन में 1905 के अंदर कौन सी पार्टी बनी, लेबर पार्टी, और फिर फ्रांस के अंदर कौन सी पार्टी बनी, सोशलिस्ट पार्टी। तो डिफरेंट पार्टीज लोगों ने बनाई, जबकि उस टाइम पे ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है ये जो है ये इलीगल मान जाते थे, बट फिर भी इन्होंने इलीगली अपनी अपनी पार्टीज बनाई। दिस इज एसपीडी एंड दिस इज ये है नहीं, ये लेबर पार्टी है और ये है सोशलिस्ट पार्टी। ओके, लेबर पार्टी ब्रिटेन के अंदर और सोशलिस्ट पार्टी फ्रांस के अंदर, राइट। देन इसके बाद है लिमिटेड पॉलिटिकल पावर अंटिल 1914 तक सोशलिस्ट थे कुड नॉट फॉर्म अ गवर्नमेंट इन यूरोप। तो 1914 तक जो है ये जो सोशलिस्ट थे ये इतना सब करने के बाद भी सोशलिज्म को नहीं ला पाई यूरोप के अंदर। तो बट इम्पैक्ट ऑन लॉ, सोशलिस्ट आइडियाज इन्फ्लुएंस लॉज, सोशलिस्ट आइडियाज की वजह से काफी सारे लॉज इन्फ्लुएंस हुए, इवन दो गवर्नमेंट वर स्टिल लेड बाय कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और रेडिकल्स। फिर भी जो गवर्नमेंट है उसके अंदर तीनों तरह के लोग थे, कंजर्वेटिव भी,
लिबरल्स भी और रेडिकल्स भी। तो ये जो सारे सोशलिस्ट आइडियाज जो फैल रहे थे, इसे इतनी जल्दी यूरोप के अंदर तो नहीं आ पाया सोशलिज्म, बट इसे जो कंट्री है रशिया, वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ और बाद में रशिया के अंदर क्या आया, रेवोल्यूशन आया। तो किस तरह से रशिया के अंदर रेवोल्यूशन आया वो हम आगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक इज द रशियन रेवोल्यूशन। तो किस तरह से रशिया में सोशलिस्ट गवर्नमेंट बनी और वहां पे मोनार्की खत्म हुई वो हम पढ़ेंगे। तो रशिया वॉज लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज, रशिया जो है वो बहुत कम इंडस्ट्रियलाइज थी, वहाँ पे इतना ज्यादा इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं थी, बट फिर भी वहां पे सोशलिज्म क्या रहा, सक्सेसफुल रहा, कामयाब रहा। सोशलिस्ट टूक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया इन द अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917। तो अक्टूबर रेवोल्यूशन जब हुआ था 1917 में, तो उसमें क्या हुआ, सोशलिस्ट ने वहां के गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लिया और वहां की जो मोनार्की थी वो फरवरी 1917 में खत्म हो चुकी थी। द इवेंट्स ऑफ फरवरी एंड अक्टूबर 1917, तो 1917 में जो भी फेब में और अक्टूबर में जो भी इवेंट्स हो रहे थे टुगेदर आर नोन एज, उन सभी को मिलाकर हम क्या कहेंगे, द रशियन रेवोल्यूशन। तो यही से रशियन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। टू अंडरस्टैंड द रेवोल्यूशन, तो अगर हमें इस रेवोल्यूशन को समझना है, वन मस्ट एग्जामिन रशिया सोशल पॉलिटिकल कंडीशन बिफोर 1917। तो अगर हमें इस रेवोल्यूशन को समझना है किस तरह से यहाँ पे रेवोल्यूशन आया, तो उसके लिए हमें रशिया में 1917 पहले से जो भी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन चल रही थी उसको हमें समझना पड़ेगा। सो लेट्स सी रशियन एम्पायर 1914। तो हम 1914 में जाएंगे, वहाँ पे रशियन एम्पायर को पढ़ेंगे कि रशियन एम्पायर में क्या था। तो इन 1914 में जो रशिया का किंग था वो कौन था, जार निकोला सेकंड। तो जार निकोला सेकंड जो थे वो पूरे रशिया और उसके एम्पायर को, साम्राज्य के पे राज कर रहे थे, वहाँ के राजा थे। द एम्पायर इंक्लूडेड एरियाज, अभी जो रशियन एम्पायर है ये पूरा का पूरा देखिए, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये वाला ऊपर, ये सारा का सारा रशियन एम्पायर है, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आ जाती है, फिनलैंड, लैटविया, लिथुआनिया एंड एस्टोनिया, और पोलैंड से कुछ पार्ट्स, यूक्रेन एंड बेलारूस, ठीक है। ये जितने भी अलग अलग पार्ट्स हैं ये सारे रशिया के एम्पायर में इंक्लूडेड है। इट ऑल्सो स्ट्रेस टू पैसिफिक, ये पैसिफिक तक फैला हुआ था, एंड कवर सेंट्रल एशिया। और क्या क्या कवर करते हैं, सेंट्रल एशिया को कवर करता है, जॉर्जिया, आर्मेनिया एंड अजरबैजान, ठीक है। इन सभी पार्ट्स को ये कवर करता है। द मेन रिलीजन वॉज, अब उस टाइम पे जो रशिया का जो मेन रिलीजन था ना, दैट वाज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। तो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी वाज द मेन रिलीजन ऑफ रशिया इन दैट टाइम। और उसके बाद क्या हुआ, और इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स थे, जैसे कि कैथोलिक्स हो गया, प्रोटेस्टेंट्स हो गया, मुस्लिम से, बुद्धिस्ट से, काफ़ी तरह तरह के लोग वहाँ पे, मल्टी रिलीजियस लोग वहाँ पे रहते थे रशियन एम्पायर के अंदर। सो ही इज जार निकोला सेकंड, ठीक है, ये उनकी पिक्चर है। देन इसके बाद इकोनॉमी एंड सोसाइटी। तो उस टाइम पे क्या इकोनॉमी एंड सोसाइटी थी रशियन एम्पायर की, तो एग्रीकल्चर इन रशिया के बारे में पढ़ेंगे। 85% ऑफ रशियाज पॉपुलेशन वर एग्रीकल्चरिस्ट। तो रशिया के पॉपुलेशन के जो 85% जो लोग थे वो क्या करते थे, वो एग्रीकल्चर में एंगेज थे, मोर देन इन कंट्रीज लाइक फ्रांस और जर्मनी। बल्कि जो फ्रांस और जर्मनी जैसे कंट्री थी वहाँ पे सिर्फ 40 से 50% लोग एग्रीकल्चर करते थे, बट रशिया में इतना ज़्यादा जो परसेंटेज है 85% पॉपुलेशन, वो सारे क्या करते थे, वो सारे एग्रीकल्चरिस्ट एग्रीकल्चर करते थे। फार्मर्स प्रोड्यूस बोथ मार्केट एंड पर्सनल नीड्स। जो फार्मर्स थे वो सेल्फ कंजप्शन के लिए भी क्रॉप्स को ग्रो करते थे, प्लस मार्केट में बेचने के लिए भी। रशिया वॉज अ मेजर ग्रेन एक्सपोर्टर, जो रशिया था वो बहुत ही बड़ा ग्रेन एक्सपोर्टर बन गया था। इंडस्ट्री इन रशिया, रशिया में इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। इंडस्ट्री एग्जिस्टेड इन पॉकेट्स, मतलब कि इन पॉकेट्स का मतलब कम अमाउंट में। रशिया में इंडस्ट्रीज थे पर बहुत कम थे, वो भी मेनली दो जगह पे थे। कौन कौन से, एक तो सेंट पीटर्सबर्ग और दूसरा था मॉस्को। बोथ क्राफ्ट वर्कशॉप्स एंड लार्ज फैक्ट्रीज एग्जिस्टेड, क्राफ्ट वर्कशॉप्स भी थे और लार्ज बड़े बड़े फैक्ट्रीज भी उस टाइम थे रशिया के अंदर। इसके बाद है इंडस्ट्रियल ग्रोथ अकर्ड इन द 1890s। तो 1890s में काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ आया विद रेलवे एक्सपेंशन, बहुत ज़्यादा रेलवे नेटवर्क्स को एक्सपेंड किया गया, एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। कोल प्रोडक्शन डबल हो गया, और जो आयरन एंड स्टील आउटपुट है वो क्वाड्रुपल, मतलब कि 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। बाय द 1900s तक जो फैक्ट्री वर्कर्स थे और जो क्राफ्टमैन थे वो नियरली इक्वल हो गए थे नंबर में। इतनी ज़्यादा फैक्ट्री वर्क, इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ रही थी तो उसकी वजह से फैक्ट्री में काम करने के लिए वर्कर्स भी बढ़ रहे थे, प्लस जो क्राफ्टमैन थे उनका नंबर भी बिल्कुल इक्वली इंक्रीज कर रहा था। देन वर्किंग कंडीशन, क्या क्या वर्किंग कंडीशन थे वहाँ पे, जो इंडस्ट्रीज थी वो प्राइवेटली ओन्ड, वो प्राइवेटली ओन्ड थी, मतलब कुछ लोगों के पास ही उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह इंडस्ट्री वगैरह थी, फैक्ट्री ओनर्स थे। बट द गवर्नमेंट सुपरवाइज लार्ज फैक्ट्रीज फॉर वेजेस एंड वर्किंग आवर्स। तो जो गवर्नमेंट थी वहाँ की, उन्होंने क्या सुपरवाइज किया, लार्ज फैक्ट्रीज को फॉर वेजेस एंड वर्किंग आवर्स। देन फैक्ट्री रूल्स वर ऑफन ब्रोकन, फैक्ट्री रूल्स को बहुत बार तोड़ दिया जाता था। और फैक्ट्री रूल क्या था, दैट वर्क आवर्स वर लॉन्गर इन स्मॉल वर्कशॉप, मतलब कि छोटे छोटे वर्कशॉप में भी इतना ज़्यादा लॉन्ग वर्किंग आवर्स थे, कितने से 15 आवर्स तक उनको काम करवाते थे वो। लिविंग कंडीशंस थे वो वेरी करते थे, रूम टू डॉर्मेटरीज। डॉर्मेटरीज क्या होते हैं बेसिकली, जैसे एक रूम में एक के ऊपर एक बेड सेट किया जाता है ना लोगों के लिए, वो वहाँ पर रहते हैं सोते हैं, तो वो डॉर्मेटरीज है। इसके बाद सोशल डिविजन इन वर्कर्स, तो किस तरह से सोशल डिवीजन रहा वर्कर्स के अंदर, वर्कर्स को सोशली डिवाइड कर दिया गया। सम स्टेट कनेक्टेड टू विलेज, कुछ लोग तो विलेज में ही रहते थे गांव में,
कुछ लोग जो है परमानेंटली सिटीज में शिफ्ट हो गए थे, और जो स्किल्ड वर्कर्स थे ना वो अपने आप को इलाइट कंसीडर करते थे। विमेन्स जो है वो 31% थी फैक्ट्री वर्कर्स की पॉपुलेशन में से, टोटल 31% जो थे वो वुमेन्स थे, वुमेन वर्कर्स थे बाय 1914। बट प्रॉब्लम क्या थी, उनको मैन के इक्वली वेजेस नहीं मिलते थे, मतलब कि अगर मैन को जितने भी वेजेस मिल रहे हैं उसके कंपैरेटिवली वीमेंस को लेस मतलब कि लो वेजेस मिलते थे। देन वर्कर प्रोटेस्ट, तो और कई बार क्या होता था, जैसे मान लो यहाँ के जो वर्कर्स थे ना वो काफी ज्यादा सपोर्टिव थे, अगर किसी के साथ भी कुछ गलत होता था वो स्ट्राइक कर लेते थे। तो वर्कर प्रोटेस्ट में क्या है, डिस्पाइट डिविजन, इतने सारे डिविजन होने के बाद भी जो वर्कर्स थे वो उनके अंदर यूनिटी बनी रही, वो अगर कुछ भी गलत होता था तो वो स्ट्राइक कर लेते थे। इसी के चलते 2 बार स्ट्राइक हुआ, एक बार तो हुआ टेक्सटाइल स्ट्राइक जो कि हुआ 1896 से 1897 में, दूसरा स्ट्राइक हुआ मेटल इंडस्ट्री में, मेटल इंडस्ट्री स्ट्राइक, ये कब हुआ था 1902 में। देन कंडीशंस इन कंट्री साइड, तो कंट्री साइड मतलब कि रूरल एरियाज में क्या कंडीशन थी, मोस्ट लैंड वाज फाउंड बाय पीजेंट्स, तो जो वहाँ के पीजेंट्स फार्मर्स थे वो खेती बाड़ी करते थे, और ज़्यादा मतलब कि जितना भी जो लैंड था वो सारा उन्हीं से फार्मिंग कराई जाती थी। बट लार्ज स्टेट वर ओन्ड बाय नोबल्स, तो जितने बड़े बड़े स्टेट थे वो सब किसके अंडर थे, नोबल्स के अंडर, नोबल्स ने उनको ओन कर रखा था, द क्राउन एंड द चर्च। तो नोबल्स, क्राउन और चर्च वाले जो पीपल थे उन्हीं के पास बड़े बड़े स्टेट्स थे। तो ये जो पीजेंट्स है ना ये नोबल्स से काफी ज्यादा नफरत करते थे, क्यों, क्योंकि ये जो नोबल्स थे इन्होंने उनके पास जो भी लैंड वगैरह था, तो पीजेंट्स का मानना ये था कि उन लैंड्स पे इनका हक है। तो पीजेंट्स वर डिवाइडेड एंड डीपली रिलीजियस, जो पीजेंट्स थे वो काफी वो बहुत ज़्यादा डीपली रिलीजियस थे, बट डिड नॉट रिस्पेक्ट नॉवेल्स, वो नॉवेल्स को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, उनसे नफरत करते थे। पीजेंट्स वांटेड नॉवल लैंड्स, वो ये मानते थे कि जो नॉवेल्स के पास जो लैंड है वो इनके पास आ जाए, इनका हक है उनके ऊपर। एंड ऑफन रिफ्यूज रेंट और किल्ड लैंडलॉर्ड्स, और बहुत बार इन्होंने रेंट को रिफ्यूज भी किया और लैंडलॉर्ड्स को मारा। तो बड़े बड़े रिवॉल्ट्स हुए, लार्ज रिवॉल्ट्स हेल्ड इन 1902 साउथ रशिया के अंदर, और 1905 में तो ऑल ओवर द रशिया, पूरे रशिया में काफी ज्यादा रिवॉल्ट फैल गया। तो रशियन पीजेंट्स यूनिकनेस, अब ये जो रशियन पीजेंट्स है ना इनमें क्या खास बात थी, क्या यूनिकनेस थी, तो जो रशियन पीजेंट्स है ना वो क्या करते थे, पूल लैंड टुगेदर, वो सारे एक साथ मतलब कि जितने भी उनके पास जमीनें हैं सारी जमीनों में एक साथ मिलकर खेती करते थे, और जो भी उससे निकलता था, जो भी कम्यून मतलब कि जो भी उसमें से मतलब कि प्रॉफिट निकलता था उसको वो इक्वली आपस में नीड्स के अकॉर्डिंग बांट लेते थे। इसके बाद है सोशलिज्म इन रशिया, तो रशिया में सोशलिज्म कैसे आया, पॉलिटिकल सिचुएशन बिफोर 1914, तो 1914 से पहले क्या पॉलिटिकल सिचुएशन थी, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल, तो 1914 से पहले ना पॉलिटिकल पार्टीज को बनाना अलाउड नहीं था, वो इलीगल माना जाता था, तो लोगों ने इलीगल तरीके से अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनाई, और जो सबसे पहले जो पार्टी बनी वो थी रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। बेसिकली ये पार्टी जो है ये वर्कर्स ने मिलकर बनाई थी, वर्कर्स की पार्टी थी, 1898 में बनाई गई थी, फाउंड बाय सोशलिस्ट हु फॉलोड मार्क्स आइडियाज, ठीक है, ये उन वर्कर्स उन सोशलिस्ट ने मिलकर बनाई थी जो मार्क्स के आइडियाज को फॉलो करते थे, उसके रास्ते पे चलते थे। ऑपरेटेड इलीगली, इसको इन्होंने इलीगली बनाई थी ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसी, एंड इट रन न्यूज़पेपर, ये न्यूज़पेपर चलाती थी, मोबिलाइज वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज स्ट्राइक्स। सो दिस इज रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, ओके। देन इसके बाद है सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, ये बनी थी 1900 के अंदर। सम सोशलिस्ट बिलीव पीजेंट्स वर नेचुरल सोशलिस्ट, तो कुछ सोशलिस्ट का मानना था कि जो रशियन पीजेंट्स थे ना वो नेचुरल सोशलिस्ट थे, मतलब उनके अंदर नेचुरली सोशलिज्म वाली भावना थी, तो ड्यू टू लैंड शेयरिंग ट्रेडिशन, तो इसी के चलते उन्होंने क्या किया, एक तो बाकी सोशलिस्ट का मानना ये था कि जो रशियन पीजेंट्स है वो नेचुरली सोशलिस्ट हैं, और दूसरी बात ये कि जो ये पीजेंट्स है ना इनको अपने लैंड वापस चाहिए थी नोबल से, तो इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि हम पार्टी बनाते हैं, उन्होंने क्या पार्टी बनाई, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, फॉर्म द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी टू फाइट फॉर द पीजेंट राइट्स, अपने राइट्स के लिए उन्होंने पार्टी बनाई, और डिमांडेड दैट नोबल्स लैंड बी गिवन टू पीजेंट्स। देन डिसएग्रीमेंट बिटवीन सोशलिस्ट के बीच में काफी ज्यादा डिसएग्रीमेंट आ गया था, जैसे ये जो सोशल डेमोक्रेट्स थे वो डिसएग्री करते थे किससे, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी से, ऑन द रोल ऑफ पीजेंट्स। देन मतलब कि जो पीजेंट्स का जो भी रोल था उन्होंने ये जो पार्टी वगैरह बनाई अपने राइट्स के लिए, अपने लैंड्स के लिए, तो इस चीज़ के चलते बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट चल रहा था सोशल डेमोक्रेट्स के बीच में और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज के बीच में। जो ये लेनिन थे, लेनिन कौन थे, लेनिन थे, आगे हम पढ़ेंगे लेनिन कौन है। लेनिन आर्ग्यूड पीजेंट्स वर नॉट यूनाइटेड गवर्नमेंट, उनका ये मानना था कि जो पीजेंट्स है ना वो एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं है, मतलब उनके अंदर यूनिटी नहीं है, उनमें से कुछ तो लोग रिच हैं, सम आर रिच, सम आर पुअर एंड सम आर एम्प्लॉयड्स, कुछ रिच हैं, कुछ पुअर हैं, कुछ एम्प्लॉयड्स हैं। देयरफॉर लेनिन फेल्ट पीजेंट्स कुड नॉट लीड अ सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, तो क्योंकि अगर उनके अंदर उनमें कोई यूनाइटेड ग्रुप ही नहीं है, तो लेनिन का मानना ये था कि जो पीजेंट्स है ना वो एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन को लीड नहीं कर सकते। इसके बाद तो क्या हुआ, वो जो पार्टी थी वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गई, पहला जो ग्रुप था उसका नाम है बोल्शेविक्स, ठीक है, और दूसरा है मेंशेविक्स। तो ये जो बोल्शेविक्स है ना इसको लीड करते थे व्लादिमीर लेनिन, ठीक है, ये उनके लीडर थे, और ये जो ग्रुप है ये क्या चाहते थे, वांटेड डिसिप्लिनरी पार्टी, एक डिसिप्लिन पार्टी चाहते थे, ऐसा नहीं कि कोई भी इनके पार्टी को ग्रुप ज्वाइन कर लेगा, कि एक डिसिप्लिन पार्टी चाहते थे, इसके अंदर क्वालिटी मेंबर्स ही ऐड हो सकते हैं, ठीक है, विद सिलेक्टेड मेंबर्स ओनली। और जो ये मेंशेविक्स थे इसको कौन लीड कर रहा था, जूलियस
मार्टव, जूलियस मार्टव इसको लीड कर रहे थे। और ये क्या चाहते थे, वांटेड अ मास पार्टी, ये बहुत बड़ी पार्टी बनाना चाहते थे जो ओपन थी सभी के लिए, कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है, लाइक इन जर्मनी। देन अ टर्बुलेंट टाइम, ठीक है, तो एक टर्बुलेंट टाइम रहा 1905 रेवोल्यूशन, ऑटोक्रेसी इन रशिया। तो रशिया के अंदर जो है, रशिया के किंग कौन थे, जार निकोला सेकंड, राइट। तो वो जो है उनके पास पूरी की पूरी पावर थी, और जो जार थे वॉज नॉट आंसरेबल टू एनी पार्लियामेंट, किसी भी पार्लियामेंट को आंसरेबल नहीं थे, कोई पार्लियामेंट थी नहीं बल्कि 1900s में। तो जो लिबरल्स और सोशल डेमोक्रेट और जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी थे, उन्होंने क्या डिमांड किया, वो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन बने, 1905 रेवोल्यूशन के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन बने, वही चाहते थे। तो दे वर सपोर्टेड बाय, उन लोगों को किस किसने सपोर्ट किया, नेशनलिस्ट ने सपोर्ट किया, नेशनलिस्ट जो कि पोलैंड के लोग थे, और जादिस्ट कौन थे, मुस्लिम रीजन के थे ये, हु वांटेड मॉडर्नाइज इस्लाम, जो कि मॉडर्नाइज इस्लाम को चाहते थे। तो इन दो टाइप के लोगों ने इनको सपोर्ट किया। तो ये मिलकर क्या चाहते थे, एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे अपनी कंट्री के अंदर। देन इसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस। अब क्या हुआ, जो जार निकोलस थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वॉर्स किए जापान के साथ, और बहुत बार वो हार भी गए। तो इतनी बार हारने की वजह से क्या हुआ, कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन पे बहुत ज़्यादा मतलब कि फर्क पड़ा, और एक इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया 1904 के अंदर। तो 1904 वॉज अ डिफिकल्ट ईयर, बहुत मुश्किल ईयर रहा ये लोगों के लिए, क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ, वॉर वगैरह की वजह से ना चीज़ों की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो प्राइसेस ऑफ एसेंशियल्स रोज एंड रियल वेजेस ड्रॉप बाय 20%, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा प्राइस बढ़ने के बाद जो है लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई, लोग भूखे मरने लग गए, ठीक है। तो वर्कर्स एसोसिएशन ग्रीव इन नंबर, वर्कर्स ने बहुत ज़्यादा एसोसिएशन बना ली। वर्कर्स की जो एसोसिएशन थी वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी पहले से। डिसमिलर फॉर वर्कर्स फ्रॉम पुतिलो आयरन वर्क्स। तो पुतिलो आयरन वर्क्स में क्या हुआ, 4 वर्कर्स को वहाँ से काम से निकाल दिया गया, विच लेड टू इंडस्ट्रियल एक्शन, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, ओवर 1,10,000 वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है। तो सेंट पीटर्सबर्ग में 1,10,000 के करीब जो वर्कर्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्ट्राइक कर लिया। और उनकी क्या डिमांड थी, 3 डिमांड थी उनकी। 8 आवर वर्क डे, कि डेली का जो है 8 आवर वर्क डे होगा, और हायर वेजेस, उनको जो वेजेस है वो ज़्यादा मिलनी चाहिए, और प्लस बेटर वर्किंग कंडीशंस हो। देन ब्लडी संडे एंड 1905 रेवोल्यूशन, ये वाला इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या हुआ, ये जो वर्कर्स वगैरह स्ट्राइक कर रहे थे ना, तो इन वर्कर्स का जो एक ग्रुप था वो फादर गेपन लीड कर रहे थे। तो वो जो ग्रुप था वो फादर गेपन ने क्या किया, उस पूरे वर्कर्स के ग्रुप को जो है वो विंटर पैलेस के पास लेके गए, और वहाँ जाके उन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट किया, राजा के खिलाफ काफ़ी कुछ कहा। तो राजा ने क्या किया, पुलिस को और कैसेट को जो है वो ऑर्डर दिया कि वो उन लोग क्राउड के ऊपर क्या करें, क्राउड के ऊपर अटैक कर दें। तो जब पुलिस ने वहाँ पे क्राउड के ऊपर अटैक किया, तो उससे क्या हुआ, 100 से भी ज़्यादा लोग मारे गए, प्लस 300 पीपल क्या हुए, इंजर्ड हो गए, घायल हो गए। दिस इवेंट इज कॉल्ड ब्लडी संडे, और इसी इवेंट को क्या कहते हैं, ब्लडी संडे, ठीक है। संडे वाले दिन हुआ था ये। तो ब्लडी संडे स्पार्क द 1905 रेवोल्यूशन। तो इस इवेंट ने क्या किया, 1905 की रेवोल्यूशन को चिंगारी दी। देन इसके चलते क्या हुआ, स्ट्राइक स्प्रेड, और भी ज़्यादा स्ट्राइक्स बढ़ गए अक्रॉस द कंट्री, लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, स्ट्राइक्स वगैरह बढ़ गई। यूनिवर्सिटीज क्लोज ड्यू टू स्टूडेंट प्रोटेस्ट, स्टूडेंट ने भी प्रोटेस्ट किया, इसकी वजह से यूनिवर्सिटीज को बंद कर दिया गया। देन मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स जैसे कि जो लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, इन्होंने अपनी यूनियन बनाई, यूनियन ऑफ यूनियंस, एंड डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और इन सभी की एक ही डिमांड थी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए। Then इसके बाद ड्यूमा एंड जार्स रिएक्शन। तो ड्यूमा और जार्स का क्या रिएक्शन था, तो जार एग्री टू क्रिएट अ इलेक्टेड पार्लियामेंट। तो इतना ज़्यादा स्ट्राइक और प्रोटेस्ट के बाद जो है जार ने एग्री कर लिया, वो मान गए एक इलेक्टेड पार्लियामेंट बनाने के लिए, और इसी इलेक्टेड पार्लियामेंट को ड्यूमा कहते हैं। तो मैनी ट्रेड यूनियंस एंड फैक्ट्री कमिटीज वर फॉर्म, तो बहुत सारे ट्रेड यूनियंस और फैक्ट्री कमिटीज बनाए गए, बट लेटर डिक्लेयर्ड इलीगल, तो बाद में उनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। तो जार डिसमिस द फर्स्ट ड्यूमा, तो जो पहली ड्यूमा बनी थी उसको जार ने डिसमिस कर दिया 75 डेज के अंदर ही, और जो सेकंड ड्यूमा बनी थी उसको 3 महीने के बाद उसको डिसमिस कर दिया गया। उसके बाद ही चेंज वोटिंग लॉज, और उससे बाद में जब दोबारा ड्यूमा बनी तो उसमें उसने वोटिंग लॉज को जो है चेंज कर दिया, और उसमें ऐसे, और जो थर्ड ड्यूमा बनाई गई उसमें ऐसे लोगों को डाला गया जो कि बेसिकली कंजर्वेटिव थे, जिनको कोई मतलब नहीं था कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, और राजा कुछ भी करे वो इस चीज़ के ऊपर कुछ भी नहीं कहते थे। तो और वहाँ से लिबरल्स और रेडिकल्स को हटा के वहाँ पे कंजर्वेटिव्स को डाल दिया गया, और वोटिंग लॉज को भी चेंज कर दिया। तो जार रिफ्यूज टू रिड्यूस हिज पावर, जार ने अपनी पावर को कम करने से मना कर दिया, और उसने जो भी अपोजिशन चल रही थी उसको उसने टॉलरेट किया। इसके बाद होता है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो कब स्टार्ट हुई थी, 1914 के अंदर। बेसिकली ये 2 अलायंसेस के बीच में थी। तो एक तरफ सेंट्रल पार्ट्स में कौन कौन थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की, और दूसरी तरफ कौन सी कंट्रीज थी, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया। इनके बीच में जो है आपस में लड़ाई कर रहे थे। बाद में इनको इटली और रोमानिया ने भी ज्वाइन कर लिया था। तो दिस वॉर वाज फॉट इन यूरोप, ये जो वॉर है वो पूरे यूरोप में लड़ी जा रही थी, और धीरे धीरे ग्लोबली ये पूरे
वर्ल्ड में फैल गई। तो इम्पैक्ट ऑन रशिया, तो इस वॉर का रशिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसके पॉलिटिक्स पे, उसके पॉपुलैरिटी पे। तो इन रशिया द वॉर वाज इनिशियली पॉपुलर, स्टार्टिंग में तो वॉर जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। पीपल सपोर्टेड जार निकोला सेकंड, तो लोगों ने जार निकोलस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे क्या हुआ, बाद में वो सपोर्ट कम हो गया, लोगों को समझ आ गया, ठीक है, क्योंकि जो ये जार है ना, इसने क्या किया था, इसने ड्यूमा को कंसल्ट करने से मना कर दिया था। तो लोग समझ गए थे कि ये बुरा इंसान है, उसको सपोर्ट करने से मना कर दिया। तो ये जो एंटी जर्मन फीलिंग्स थी, ठीक है, क्योंकि जर्मनी से लड़ाई हो रही थी, तो ये जो एंटी जर्मन फीलिंग्स थी, इसकी वजह से क्या हुआ, जो सेंट पीटर्सबर्ग था, ठीक है, रशिया का जो कैपिटल है सेंट पीटर्सबर्ग, तो इससे क्या हुआ, इसका नाम जो है ये बाद में पेट्रोगेट रख दिया गया, क्योंकि ये जो सेंट पीटर्सबर्ग एक जर्मन नेम था, तो इसको बदलकर पेट्रोगेट रख दिया। और दूसरी प्रॉब्लम्स क्या थी, जो रानी थी, कौन, जारिना अलेक्जेंड्रस, ठीक है, ये जर्मन थी, ये जर्मन बैकग्राउंड जर्मनी से थी। तो लोगों ने ये सोचा कि जो राजा है वो जर्मनी से कैसे लड़ाई कर सकता है अगर रानी जर्मनी से है। तो दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि उसके जो राजा के जो एडवाइजर थे रास्पुतिन, इससे लोग इससे बहुत नफरत करते थे, क्योंकि लोगों का मानना ये था कि ये बहुत ही पुअर एडवाइजर है, जो राजा है वो इसी की सुनता है, और ये बहुत पुअर एडवाइस देता है राजा को। तो ये इन प्रॉब्लम्स की वजह से जो है लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा आया, वो बहुत निराश थे राजा से, तो उन्होंने राजा को सपोर्ट करने से बाद में उन्होंने सपोर्ट कम कर दिया। देन ईस्टर्न फ्रंट एंड मिलिट्री लॉसेस, तो ईस्टर्न फ्रंट और मिलिट्री लॉसेस में क्या है, ऑन द ईस्टर्न फ्रंट के अंदर जो बैटल्स थे वर मोर मोबाइल बट कॉस्ट हैवी लॉसेस। तो ईस्टर्न फ्रंट के अंदर जो बैटल्स थे वो बहुत ज़्यादा थे, बट इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत हैवी अमाउंट में लॉसेस भी हुए। बिटवीन 1914 टू 1916, 1914 से 1916 के बीच में जो रशिया है, इट सफर्ड मेजर डिफीट्स इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। तो रशिया को बहुत बार हार मिली जर्मनी और ऑस्ट्रिया से 1914 से 1916 के बीच में। बाय 1917, तो 1917 में क्या हुआ, ओवर 7 मिलियन रशियन सोल्जर्स वर कैजुअलिटीज। तो जो 1917 है उसमें 7 मिलियन से भी ज्यादा जो रशियन सोल्जर्स थे वो कैजुअलिटीज थे। एज द रिट्रीटेड रशियन सोल्जर डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स, बाद में जब दोबारा से लड़ाई हुई तो रशियन सोल्जर्स ने क्या किया, उन्होंने क्रॉप्स वगैरह डिस्ट्रॉय कर दिए, बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दी। ओवर 3 मिलियन रिफ्यूजीज फॉर द पब्लिक एंगर एट द जार एंड गवर्नमेंट, बाद में पब्लिक एंगर बहुत ज्यादा बढ़ गया जार और गवर्नमेंट के अगेंस्ट। देन इकोनॉमिक क्राइसिस एंड इंडस्ट्री कोलैप्स, बाद में इकोनॉमिक क्राइसिस आई वॉर की वजह से, और किस तरह से इंडस्ट्री कोलैप्स हुई, डिस्ट्रॉय होगी, वो पढ़ते हैं। रशिया वीक इंडस्ट्री स्ट्रगल ड्यूरिंग द वॉर, तो वॉर के टाइम पे रशिया की जो इंडस्ट्री थी उसने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया। जर्मन कंट्रोल ऑफ द बाल्टिक सी कट ऑफ इंडस्ट्रियल इंपोर्ट, तो जर्मन का जो कंट्रोल था बाल्टिक सी के ऊपर, उसने इंडस्ट्रियल इंपोर्ट को कट ऑफ कर लिया रशियन से। मशीन्स ब्रॉक डाउन, तो लड़ाई की वजह से काफ़ी सारी मशीन जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई, टूट गई। रेलवेज कोलैप्स बाय 1916, और 1916 के अंदर जो जितने भी रेलवे नेटवर्क वगैरह थे वो सारे भी खराब हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। मैन वेंट टू वॉर, ठीक है, क्योंकि लेबर शॉर्टेज बहुत ज़्यादा, लेबर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी वॉर में, तो जो मेंस थे वो वॉर में चले गए। और इसके बाद स्मॉल वर्कशॉप्स क्लोज, छोटे छोटे जो वर्कशॉप्स उनको बंद कर दिया गया। ग्रेन वॉज सेंड टू आर्मी, जितने भी ग्रेन्स थे वो सभी आर्मी के पास भेज दिए गए, नॉट सिविलियंस। बाय विंटर 1916 के विंटर में जो ब्रेड और फ्लोर है वो स्कार्ट, मतलब खाने की बहुत ज़्यादा कमी हो गई। एंड ब्रेड राइट्स ब्रोक आउट इन द सिटीज़, और जो ब्रेड राइट्स जो दंगे वगैरह थे खाने की वजह से वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए शहरों में। देन इसके बाद आता था फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्रेड, तो पेट्रोग्रेड के अंदर जो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन आया उसके बारे में पढ़ेंगे। हार्श विंटर एंड फूड क्राइसिस पेट्रोगेट 1917, तो 1917 के अंदर जो विंटर टाइम पे पेट्रोगेट के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वेरी कोल्ड विद फ्रॉस्ट एंड स्नो, पूरा का पूरा जो पेट्रोग्रेड है वो फ्रॉस्ट और स्नो से कवर्ड होता है। फूड शॉर्टेजेस वर सीवियर, बहुत ज़्यादा खाने की कमी थी, और स्पेशली इन वर्कर्स क्वार्टर्स के अंदर तो बहुत ज़्यादा खाने की कमी थी। अब ये यहाँ पे इसमें क्या है, पेट्रोगेट के अंदर ना एक रिवर है, नेवा रिवर, तो ये नेवा रिवर है, नेवा रिवर के राइट की तरफ तो जो जितने वर्कर्स लेबर्स थे वो सारे रहते थे, और इसके लेफ्ट की तरफ यहाँ पे सारे रिच पीपल रहते थे, रिच एरियाज थे, यहाँ पे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह थी, और यहाँ पे विंटर पैलेस और ड्यूमा भी इसी तरफ एग्जिस्ट करता है, वर ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द नेवा रिवर, राइट। इसके बाद प्रोटेस्ट बिगिंस फरवरी 1917 के फेब में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। तो सेकंड फेब पे क्या हुआ, सेकंड फेब वाले दिन लॉकआउट एट अ फैक्ट्री, गवर्नमेंट ने फैक्ट्री बंद करवा दी, ठीक है, और इसके चलते क्या हुआ, 23 फेब को स्ट्राइक्स बढ़ गए, और इस स्ट्राइक में 50 फैक्ट्रीज जो हैं 50 फैक्ट्रीज तक जो है स्ट्राइक पहुंची, और मेनली स्ट्राइक को कौन लीड कर रहे थे, वीमेन वर्कर्स लीड कर रहे थे, और इसी के चलते इस इवेंट को क्या कहा गया, इसको इस दिन कहा गया इंटरनेशनल वुमेंस डे 23 फेब को, ओके। उसके बाद प्रोटेस्टर्स मार्च टू द नेव्स्की प्रॉस्पेक्ट नाम की एक जगह थी, वहाँ पे जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वो वहाँ चले गए, वहाँ जाकर गवर्नमेंट इम्पोज कर्फ्यू, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसकी वजह से कर्फ्यू लगा दिया, बट प्रोटेस्ट कंटिन्यूड। तो कर्फ्यू लगाने के बाद कुछ लोग तो वापस चले गए, बट फिर भी लोगों ने हार नहीं मानी, वो वापस उन्होंने 24 और 25 को अपना प्रोटेस्ट जारी रखा, कंटिन्यू रखा।
इसके बाद है सस्पेंशन ऑफ ड्यूमा एंड एस्केलेशन। तो इसी के चलते जार निकोलस ने क्या डिसाइड किया कि वो ड्यूमा को ही सस्पेंड कर देगा। तो उसने ड्यूमा को खत्म करने की सोचा। तो 25 फेब वाले दिन क्या हुआ, गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा, ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया, कॉजिंग पॉलिटिकल एंगर। तो इससे जो जितने भी पॉलिटिकल मेंबर्स थे ड्यूमा के अंदर, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे, काफ़ी ज़्यादा एंगर फैल गया। तो इसी चलते उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया। 26 फेब को उन्होंने प्रोटेस्ट किया, रिटर्न विद स्ट्रॉन्गर फोर्स, ज़्यादा फोर्स के साथ प्रोटेस्ट किया। 27 फेब को क्या हुआ, पुलिस HQ वाज रैंसैक्ड। जो प्रोटेस्टर्स डिमांडेड ब्रेड, उन्होंने जो प्रोटेस्टर्स थे उनकी क्या डिमांड थी, उनको खाना चाहिए था, ब्रेड चाहिए थे, वेजेस चाहिए थे और बेटर आर्ट्स और डेमोक्रेसी चाहिए थी। और जो कैवलरी थी, तो किंग ने क्या किया, किंग ने कैवलरी को मतलब कि ऑर्डर किया कि वो इनके ऊपर गोली चलाए, बट कैवलरी ने गोली चलाने से मना कर दिया। तो जो कैवलरी में जो सोल्जर्स वगैरह थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने और वर्कर्स के साथ मिलकर उन्होंने अपनी एक एसोसिएशन बनाई, काउंसिल बनाया, और उसका क्या नाम रखा गया था, पेट्रोग्रेड सोवियत। ठीक है, ये जो पेट्रोग्रेड सोवियत था इसके अंदर कौन कौन थे, इट वॉज फॉर्म्ड बाय वर्कर्स एंड सोल्जर्स इन द ड्यूमा बिल्डिंग। ड्यूमा बिल्डिंग के अंदर ही वर्कर्स और सोल्जर्स से मिलकर अपनी एक काउंसिल बनाई और उसका नाम क्या था, पेट्रोग्रेड सोवियत। इसके बाद जार एब्डिकेट्स एंड मोनार्की एंड्स। तो क्या हुआ, 28 फेब को क्या हुआ, अ डेलीगेशन मेट एट द जार। तो एक डेलीगेशन जो है उसमें कुछ मेंबर्स वगैरह थे, वो जार को मिलने गए। मिलिट्री एडवाइस एब्डिकेशन, तो वहाँ मिलिट्री ने क्या एडवाइस किया, उन्होंने जार को कहा कि उसको जो है अब रिजाइन कर देना चाहिए। द जार निकोलस टू एब्डिकेटेड ऑन 2 मार्च 1970। तो फाइनली 2 मार्च को आकर जार ने जो है अपना जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया, मतलब अब वो राजा नहीं रहा, वहाँ का रूलर नहीं रहा। सोवियत एंड ड्यूमा लीडर्स फॉर्म्ड अ प्रोविजनल गवर्नमेंट। उसके बाद क्या हुआ, एक दूसरी गवर्नमेंट बनाई गई, जो मोनार्की थी वो खत्म हो गई फाइनली, और एक दूसरी जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई। और इस गवर्नमेंट को किसने लीड किया, सोवियत और ड्यूमा लीडर्स ने। ठीक है, सोवियत में जिसमें मतलब कि वो जो वर्कर्स और सोल्जर्स वगैरह थे, और प्लस जो ड्यूमा के लीडर्स थे जिन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह किया था, वो सब। इट वॉज डिसाइडेड दैट रशियाज फ्यूचर वुड बी डिटरमाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो ये डिसाइडेड था कि जो रशिया का जो फ्यूचर था इट विल बी डिटरमाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इलेक्टेड थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। मतलब कि अब जो ये गवर्नमेंट वगैरह बन रही है, इसमें जो भी मेंबर्स वगैरह है, जो भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन रही है, वो उसको कौन लीड करे, वो किसके थ्रू होगा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब कि सभी लोग वोट वगैरह देके उसमें मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे। तो दिस मूवमेंट इज नोन एज द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। तो इसी मूवमेंट को क्या कहा गया है, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, विच एंडेड मोनार्की इन रशिया, जिसने रशिया में मोनार्की को बिल्कुल कंप्लीटली खत्म किया। और ये हुआ था फेब के अंदर। देन आफ्टर फेब्रुअरी, तो फेब्रुअरी के बाद क्या हुआ, प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड सोवियट्स। तो आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वर पावरफुल इन द प्रोविजनल गवर्नमेंट। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट के अंदर ये सारे के सारे जो पावरफुल लीडर्स थे, आर्मी ऑफिशियल्स थे, लैंड ओनर्स थे, प्लस इंडस्ट्रियलिस्ट थे। तो बोथ लिबरल्स एंड सोशलिस्ट इन द गवर्नमेंट एम फॉर एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। जो लिबरल्स थे और जो सोशलिस्ट थे, उन दोनों का ही एक ही एम था, एक ही मोटिव था कि क्या बने, इलेक्टेड गवर्नमेंट बने। तो पब्लिक मीटिंग्स एंड एसोसिएशंस वर नाउ अलाउड। अब पब्लिक मीटिंग्स और एसोसिएशंस बनाना अलाउड था। तो जो सोवियट्स थे, जो कि पेट्रोग्रेड सोवियत था, वर फॉर्म्ड ऑल ओवर रशिया, वो पूरे रशिया में बनाई गई, विद नो स्टैंडर्ड इलेक्शन मेथड। कोई इसमें इलेक्शन का कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं था, बट फिर भी इसमें मेंबर्स ज्वाइन कर सकते थे इसको। लेनिन रिटर्न्स, उसके बाद किसकी एंट्री होती है, लेनिन की, जो कि बोल्शेविक के लीडर थे, और उन्होंने कुछ अप्रैल थीसिस के बारे में बताया अप्रैल 1917 में। तो लेनिन रिटर्न फ्रॉम एक्साइल इन अप्रैल 1917। ही प्रेजेंटेड 3 डिमांड्स। उनकी 3 डिमांड थी। अब वो लीडर से 3 डिमांड तो रख सकते थे ना, तो उन्होंने 3 डिमांड रखी, जिसको क्या कहा गया, अप्रैल थीसिस कहा गया। क्या क्या डिमांड थी, पहला डिमांड तो ये था कि वॉर को खत्म कर दिया जाए। दूसरी डिमांड क्या थी कि जितने भी जो भी लैंड है वो सारा पीजेंट्स को वापस ट्रांसफर कर दिया जाए। और तीसरी डिमांड थी कि बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया जाए। देन ही वांटेड टू रीनेम बोल्शेविक पार्टी। और उसके बाद वो जो बोल्शेविक पार्टी था उसको रीनेम करना चाहता था, और क्या नाम रखना चाहता था, कम्युनिस्ट पार्टी, टू शो इट्स रेडिकल एम्स। इनिशियली मैनी बोल्शेविक्स डिसएग्रीड। स्टार्टिंग में तो बहुत सारे बोल्शेविक्स ने डिसएग्री किया, थिंकिंग इट वाज टू अर्ली फॉर अ सोशलिस्ट रेवोल्यूशन। तो उन्होंने सोचा कि ये बहुत जल्दी ही सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हो रहा है। तो स्टार्टिंग में तो उन्होंने काफी ज्यादा डिसएग्री किया, बट बाद में वो लोग मान गए थे। ग्रोइंग अनरेस्ट समर 1917। तो समर 1917 में बहुत ज्यादा अनरेस्ट फैल गया। तो वर्कर्स मूवमेंट ग्रू इन सिटीज। तो बहुत ज्यादा वर्कर्स की मूवमेंट बढ़ गए सिटीज के अंदर, शहर के अंदर। फैक्ट्री कमिटीज बिगन चैलेंजिंग इंडस्ट्री। जो फैक्ट्री कमेटी है ना, वो इंडस्ट्रीज को चैलेंज करने लगी। ट्रेड यूनियंस एंड सोल्जर कमिटीज इंक्रीज। इन जून अबाउट 500 सोवियट्स पार्टिसिपेटेड इन ए ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स। तो जून के अंदर जो 500 के करीब सोवियट्स थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया किसके अंदर, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स के अंदर। इसमें इतने सारे मेंबर्स ऐड हो गए। देन रिप्रेशन बाय प्रोविजनल गवर्नमेंट। तो क्या रिप्रेशन रहा प्रोविजनल गवर्नमेंट की तरफ से, प्रोविजनल गवर्नमेंट सॉ इट्स पावर वीकन। तो उन्होंने देखा कि उनकी जो पावर है ना वो धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है। वाइल बोल्शेविक्स गेट इन्फ्लुएंस, जबकि जो बोल्शेविक है उनको काफी ज्यादा पावर मिल रही है। इट क्रैक डाउन ऑन वर्कर्स। तो इसकी वजह से उन्होंने वर्कर्स के ऊपर बहुत अत्याचार किया और बोल्शेविक लीडर्स को अरेस्ट भी करवाया। तो जुलाई 1917 में क्या हुआ, बोल्शेविक लेड डेमोन्स्ट्रेशंस वर सप्रेस। जितने भी बोल्शेविक के थ्रू लीड किए गए डेमोन्स्ट्रेशन थे उनको सप्रेस कर दिया गया। एंड मैनी लीडर्स वेंट इनटू हाइडिंग और फ्लेड। और बहुत सारे लीडर्स छुप गए और वो भाग गए। देन पीजेंट्स एंड लैंड सीजियर।
लैंड सीज है। तो किस तरह से पीजेंट्स के लैंड वगैरह को सीज कर लिया गया, जुलाई सितंबर 1917 की बात हो रही है। इन द कंट्री साइड, तो रूरल एरियाज में पीजेंट सपोर्टेड बाय सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, तो पीजेंट्स जिनको कौन सपोर्ट करते थे, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज। उनकी क्या डिमांड थी, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, कि लैंड को दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए सभी के अंदर इक्वली। लैंड कमिटीज बनाई गई और जो पीजेंट्स है बिगिन सीजिंग लैंड, ठीक है, उन्होंने लैंड को सीज करना स्टार्ट कर दिया बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917। इसके बाद द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917, ठीक है, अब अक्टूबर में फिर रेवोल्यूशन हुआ 1917 के अंदर। तो क्या हुआ, राइजिंग टेंशन एंड लेनिन प्लान, अब टेंशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। और क्या प्लान था लेनिन का, लेनिन फियर्ड द प्रोविजनल गवर्नमेंट माइट बिकम डिक्टेटरशिप। तो लेनिन को ये डर था कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है ना, उसमें इतने पावरफुल लीडर्स हैं, वो आगे जाके क्या बन जाएगी, एक डिक्टेटरशिप बन जाएगी, उसको ये डर था। तो इन सितंबर 1917, तो सितंबर 1917 में उसने क्या किया, ही बिगिन प्लानिंग एंड अपराइजिंग, तो उन्होंने अपराइजिंग मतलब कि विद्रोह करने का उसने प्लान बना लिया। बोल्शेविक सपोर्टर्स इन द आर्मी, सोवियट्स एंड फैक्ट्रीज वर ऑर्गेनाइज, तो बोल्शेविक जो सपोर्टर्स थे आर्मी के अंदर, जो सोवियट्स थे, फैक्ट्रीज थे, उन सभी को ऑर्गेनाइज किया गया और विद्रोह उन्होंने स्टार्ट करने का सोचा। डिसीजन फॉर अपराइजिंग, अब ये जो अपराइजिंग मतलब कि जो इन्होंने विद्रोह करने का डिसीजन लिया, उससे क्या हुआ, ऑन 16 अक्टूबर 1917 में लेनिन कन्विंस द पेट्रोग्रेड सोवियत, लेनिन ने पेट्रोग्रेड सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को जो है कन्विंस कर लिया टू सीज पावर, कि वो पावर में आ जाए, पावर अपने हक में ले ले। द मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी, जो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी थी, जिसको कौन लीड कर रहा था, लियोन ट्रॉट्स्की, वाज क्रिएटेड टू ऑर्गेनाइज इट। ओके, द डेट ऑफ अपराइजिंग वाज केप्ट सीक्रेट, कब विद्रोह होगा उसकी डेट जो है वो एक सीक्रेट रखी गई, मतलब उन्होंने अचानक से विद्रोह करने का सोचा। द अक्टूबर रेवोल्यूशन बिगिन, तो अक्टूबर रेवोल्यूशन फाइनली स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, 24 अक्टूबर 1917 को। तो ऑन 24 अक्टूबर को क्या हुआ, अपराइजिंग बिगिन, तो विद्रोह स्टार्ट हो गया। प्राइम मिनिस्टर जो थे केरेंस्की लेफ्ट पेट्रोग्रेड टू ब्रिंग रेनफोर्समेंट, तो गवर्नमेंट ट्रूप्स ने क्या किया, गवर्नमेंट ट्रूप्स ने जो है 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर्स को सीज कर लिया एंड ट्राई टू कंट्रोल कम्युनिकेशन ऑफिसेज, ठीक है। बट बोल्शेविक्स कम थोड़े ना थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिसेज को बिल्कुल अपने टेक ओवर कर लिया और उसके मिनिस्टर्स को क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया। द शिप अरोरा शेल्ड द विंटर पैलेस, ठीक है, और जो अदर शिप्स थी सिक्योर्ड की मिलिट्री पॉइंट्स, उन्होंने की मिलिट्री पॉइंट्स को सिक्योर किया। इसके बाद बोल्शेविक विक्ट्री, तो फाइनली बोल्शेविक जो है वो जीत गई, बोल्शेविक की विक्ट्री हुई। बाय नाइटफॉल पेट्रोग्रेड वाज अंडर बोल्शेविक कंट्रोल, तो बाय नाइटफॉल मतलब कि रात खत्म होने के बाद ही जो पेट्रोग्रेड थे उन्होंने पूरा बोल्शेविक को अंडर कंट्रोल ले लिया और मिनिस्टर्स को क्या कर लिया, मिनिस्टर्स हैड सरेंडर्ड, उन्होंने सरेंडर कर दिया। एट द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत, जो ये ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत थी, द मेजोरिटी सपोर्टेड बोल्शेविक, इसमें जो मेजोरिटी लोग थे उन्होंने बोल्शेविक्स को सपोर्ट किया। एंड अपराइजिंग स्प्रेड टू अदर सिटीज, और ये जो अपराइजिंग जो विद्रोह वगैरह चल रहा था कि बाकी शहर जैसे कि मॉस्को, वहाँ पे भी फैल गया, वेयर देयर वाज हैवी फाइटिंग, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइटिंग वगैरह, लड़ाई वगैरह शुरू हो गई। बाय दिसंबर 1917, तो दिसंबर 1917 में द बोल्शेविक्स हैड फुल कंट्रोल ओवर मॉस्को पेट्रोग्रेड रीजन, तो जो बोल्शेविक्स था उनका पूरा कंट्रोल था अब किसके ऊपर, मॉस्को के ऊपर और पेट्रोग्रेड रीजन के ऊपर। तो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर, तो अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद क्या क्या चेंजेस आए, चलो देखते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस, तो क्या क्या इकोनॉमिक सोशल चेंजेस आए पोस्ट 1917 के बाद। तो बोल्शेविक्स अपोज प्राइवेट प्रॉपर्टी कंप्लीटली, तो बोल्शेविक्स ने, आपको पता है बोल्शेविक्स जो स्टार्टिंग से ही प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपोज किया उसको। तो इन नवंबर 1917 में इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड, तो बाद में जो है जब बोल्शेविक जो है पावर में आ गई थी तो उन्होंने ये सारे चेंजेस किए, उन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी को तो कम्प्लीटली अपोज किया, प्लस जो इंडस्ट्रीज और बैंक्स है उसको उन्होंने नेशनलाइज किया, टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट, और लैंड बिकेम सोशल प्रॉपर्टी, अब जो लैंड है वो सोशल प्रॉपर्टी बन चुकी थी। पीजेंट्स कुड सीज लैंड फ्रॉम द नोबिलिटी, पीजेंट्स को अलाउ कर दिया गया कि वो नोबिलिटी से जो है वो लैंड्स वगैरह छीन ले। इन सिटीज लार्ज हाउसेज वर डिवाइडेड, शहरों के अंदर लार्ज हाउसेज, बड़े बड़े घरों को डिवाइड कर दिया गया अकॉर्डिंग टू द फैमिली नीड्स, फैमिली नीड्स के अकॉर्डिंग घरों को बांट दिया गया। अगर किसी फैमिली में कम लोग हैं तो उनको उसके अकॉर्डिंग घर दिया गया, अगर किसी में ज़्यादा मेंबर है तो उनको बड़ा घर दिया गया। इस तरीके से जो लार्ज हाउसेज हैं उनको डिवाइड कर दिया गया। ओल्ड एरिस्टोक्रेटिक टाइटल्स वर बैन, जितने भी पुराने टाइटल्स वगैरह थे वो सारे बैन कर दिए गए, अब सब इक्वल थे। न्यू यूनिफॉर्म्स पर इंट्रोड्यूस, नए नए यूनिफॉर्म लाए गए और उसमें एक सोवियत हेड को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, सिलेक्टेड इन 1918। तो इस तरह से ये एक हेड होता है, इसको सोवियत हेड बोलते हैं, इसको इंट्रोड्यूस किया गया 1918 के अंदर। पॉलिटिकल डेवलपमेंट, क्या क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए, सो द बोल्शेविक पार्टी वाज रीनेम्ड एज रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, तो बाद में बोल्शेविक पार्टी उसका क्या नाम रख दिया गया, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, ओके। और नवंबर 1917 के इलेक्शंस में बोल्शेविक्स को, जो लेनिन थे लीडर, जो बोल्शेविक के जो लीडर थे लेनिन, उसको पूरा यकीन था कि वो इलेक्शन जीत जाएगा इस बार भी, बट इसमें क्या हुआ, जो बोल्शेविक थे लॉस्ट मेजोरिटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बोल्शेविक को मेजोरिटी नहीं मिली, इसलिए वो हार गई इलेक्शन। फिर जनवरी 1918 में क्या गया, तो लेनिन ने क्या किया, उसने असेंबली को ही डिसमिस कर दिया, कॉलिंग द कांग्रेस सोवियट्स मोर डेमोक्रेटिक, तो उसने और जो सोवियट्स के जो
सोवियत कांग्रेस के जो मेंबर्स थे उसको डेमोक्रेटिक बोला। और मार्च 1918 में डिस्पाइट ऑब्जेक्शन, इतने सारे ऑब्जेक्शंस के बाद भी जो बॉल्शेविक्स थे उन्होंने क्या किया, जर्मनी के साथ हाथ मिला लिया। जबकि जर्मनी के साथ उनकी लड़ाई चल रही थी, फिर भी उसने जर्मनी के साथ हाथ मिला लिया मार्च 1918 में। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो रशिया है ना वो उसमें वहाँ पे वन पार्टी रूल आ गया, वन पार्टी स्टेट बन गई वो। लेटर ओनली बॉल्शेविक्स वर अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शन। बाद में क्या हुआ, अब सिर्फ बॉल्शेविक इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकते थे टू द कांग्रेस ऑफ सोवियट्स। रशिया बिकेम वन पार्टी स्टेट, रशिया जो है वन पार्टी स्टेट बन गई। ट्रेड यूनियंस केम अंडर पार्टी कंट्रोल, जितने भी ट्रेड यूनियंस थे वो सारे पार्टी के कंट्रोल के अंडर आ गए। और जो सीक्रेट पुलिस थे उनको पनिश किया गया। देन कल्चर एंड कंट्रोल, कल्चर एंड कंट्रोल में क्या है, राइटर्स एंड आर्टिस्ट इनिशियली सपोर्टेड। तो राइटर्स और आर्टिस्ट जो थे उन्होंने इनिशियली तो बॉल्शेविक्स को सपोर्ट किया था क्योंकि वो चेंज चाहते थे, बट बाद में जब उन्होंने देखा कि लेनिन ने ये सारा किया तो वो उन्होंने लेनिन से एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो बाद में उन्होंने क्या किया, बट मैनी बिकेम डिसअपॉइंटेड। बाद में वो काफी सारे डिसअपॉइंट हो गए थे ड्यू टू सेंसरशिप बाय द पार्टी। देन द सिविल वॉर, तो इसी के चलते फिर सिविल वॉर हो गई। सिविल वॉर एंड द आर्मी ब्रेकडाउन, 1918 से 1920 के बीच में सिविल वॉर हुई। बॉल्शेविक्स ऑर्डर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, उन्होंने लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर दिया। पीजेंट सोल्जर्स डिजर्टेड द आर्मी टू क्लेम लैंड, जो पीजेंट सोल्जर्स थे उन्होंने आर्मी दे डिजर्टेड द आर्मी टू क्लेम द लैंड, उन्होंने लैंड को उन्होंने हथिया लिया। नॉन बॉल्शेविक्स, जितने भी नॉन बॉल्शेविक्स थे जिसमें लिबरल्स आ गए, सोशलिस्ट आ गए, ऑटोक्रेसी सपोर्टर्स आ गए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बॉल्शेविक रूल को बिल्कुल कंप्लीटली अपोज किया। दीज ग्रुप्स मूव टू साउथ रशिया, जो ये सारे इनके जो ग्रुप्स थे ये सारे साउथ रशिया की तरफ चले गए। एंड फॉर्म्ड एंटी बॉल्शेविक आर्मीज, उन्होंने अपनी आर्मी बनाई और उसका क्या नाम रखा गया, एंटी बॉल्शेविक आर्मी, क्योंकि ये बॉल्शेविक पार्टी के खिलाफ थे। देन फ्रैक्शंस इन सिविल वॉर, तो सिविल वॉर में जो है बेसिकली 3 टाइप के लोगों के बीच में हो रहा था। एक तो है रेड्स, जिसमें सारे मेनली बॉल्शेविक्स थे, और जो व्हाइट्स थे, व्हाइट्स में कौन थे, प्रो जारिस्ट, मतलब कि जो किंग जार के फेवर में थे। उसके बाद ग्रीन्स कौन थे, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, जिसमें मेनली पीजेंट्स वगैरह थे, रशियन पीजेंट्स। इसके बाद जो है फॉरेन पार्ट्स, जो जितने भी फॉरेन पार्ट्स थी, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, जापान, उन सभी ने सपोर्ट किया व्हाइट्स को, क्योंकि उनको डर था कि अगर सोशलिज्म रशिया के अंदर आ गया तो इसी के चलते जो है फ्रांस, ब्रिटेन, यूएस, जापान जैसी कंट्रीज में भी सोशलिज्म आ सकती है, लोग इससे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, तो इसलिए सोशलिज्म के खिलाफ थे, तो उन्होंने व्हाइट्स को सपोर्ट किया। सिविल वॉर लेड टू लूटिंग, फेमाइन एंड बेनिफिट, सिविल वॉर की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, फेमाइन आया, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लूट मची वहाँ पे। देन व्हाइट्स लॉस्ट पॉपुलर सपोर्ट, तो जो व्हाइट्स थे उन्होंने सपोर्ट को खो दिया, तो हुआ गया व्हाइट्स वर हार्श टू पीजेंट्स, जो व्हाइट्स थे वो पीजेंट्स की तरफ काफ़ी ज़्यादा हार्श थे। हु हैड टेकन लैंड, उन्होंने उनकी लैंड ले ली थी, तो पीजेंट्स विथड्रू सपोर्ट, तो पीजेंट्स ने उनको सपोर्ट नहीं किया, दे विथड्रू देयर सपोर्ट। बाय जनवरी 1920, तो जनवरी 1920 में क्या हुआ, बॉल्शेविक्स गेन कंट्रोल ओवर द मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर, बॉल्शेविक ने जितने बॉल्शेविक्स थे उन्होंने पूरा का पूरा कंट्रोल ले लिया था पूरे रशियन एम्पायर के ऊपर। देन रोल ऑफ नेशनलिस्ट एंड मुस्लिम्स, तो नेशनलिस्ट और मुस्लिम्स का क्या रोल था, जो बॉल्शेविक्स थे दे कोऑपरेटेड विद नॉन रशियन नेशनलिस्ट, उन्होंने नॉन रशियन नेशनलिस्ट और मुस्लिम जिहादिस्ट के साथ कोऑपरेट किया टू विन सपोर्ट, ताकि उनको सपोर्ट मिल सके। इन प्लेसेस लाइक खीवा, कुछ प्लेसेस जैसे खीवा, उसमें क्या हुआ, रशियन बॉल्शेविक्स मैस्केड लोकल नेशनलिस्ट, उन्होंने बहुत सारे लोकल नेशनलिस्ट को वहाँ पे मैस्केड किया, उनको मारा, कॉजिंग कंफ्यूजन अबाउट बॉल्शेविक इंटेंशंस, तो इससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन फैल गई बॉल्शेविक इंटेंशंस के पीछे। देन यूएसएसआर फॉर्मेशन एंड ऑटोनॉमी, तो किस तरह से यूएसएसआर बनी और क्या उसकी ऑटोनॉमी थी। तो इन दिसंबर 1922 द यूएसएसआर कौन है, सोवियत यूनियन वाज फॉर्म्ड, यूएसएसआर बनी। नॉन रशियन एरिया, जितने भी नॉन रशियन एरिया थे वर गिवन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, अब उनको पॉलिटिकल पावर दे दी गई, बट पॉलिसीज लाइक डिस्करेजिंग नोमैडिज्म वर अनपॉपुलर, पर जो भी पॉलिसीज थी जिसमें नोमैडिज्म को डिस्करेज किया जाए वो पॉलिसीज को खत्म किया गया, दे वर अनपॉपुलर। सो एफर्ट्स टू गेन लोकल सपोर्ट वर ओनली पार्टली सपोर्टेड, तो जितने भी एफर्ट्स थे जिससे उनको लोकल सपोर्ट मिल रहा था वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं सक्सेसफुल था। देन मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, तो अब किस तरह से सोशलिस्ट सोसाइटी को बनाना है, तो इकोनॉमिक पॉलिसी ड्यूरिंग सिविल वॉर, तो सिविल वॉर के अंदर क्या क्या इकोनॉमिक पॉलिसी बनी। इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स रिमेन नेशनलाइज्ड, तो इंडस्ट्रीज और बैंक को तो नेशनलाइज ही रखा अंडर बॉल्शेविक कंट्रोल। पीजेंट्स वर अलाउड टू कल्टिवेट लैंड दैट हैड बीन सोशलाइज्ड, ठीक है, पीजेंट्स को अब वो अलाउड थे, मतलब कि दे वर अलाउड टू कल्टिवेट लैंड, अब वो कल्टिवेट कर सकते थे अपने लैंड में, दैट हैड बीन सोशलाइज्ड। कन्फिस्केटेड लैंड, जिन लैंड्स को पहले अपने कब्जे में लिया गया था अब उसको क्या किया गया, वाज यूज्ड टू प्रमोट कलेक्टिव फार्मिंग, अब उसमें कलेक्टिव फार्मिंग वगैरह की गई। उसके बाद क्या हुआ, सेंट्रलाइज प्लानिंग एंड 5 ईयर प्लान्स, 5 ईयर प्लान्स बनाए गए। सेंट्रलाइज इकोनॉमिक प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस, सेंट्रलाइज इकोनॉमिक प्लानिंग बनाई गई, इंट्रोड्यूस की गई। 5 ईयर प्लान्स बनाए गए, वर मेड टू सेट प्रोडक्शन टारगेट्स। फर्स्ट प्लान कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था, 1927 से 1932 तक। जो सेकंड प्लान था वो कब स्टार्ट हुआ था, 1933 में, और कब तक चला गया, 1938 तक।
द गवर्नमेंट फिक्स ऑल प्राइसेस, इसमें क्या हुआ, गवर्नमेंट ने सारी प्राइसेस की जो सभी चीज़ों की जो प्राइसेस थे वो उन्होंने फिक्स कर दिए टू बूस्ट द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। पहले जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ बीच में खत्म हो गई थी वॉर की वजह से, अब उसको ग्रो करने के लिए, अब उसको बूस्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये सारे 5 ईयर प्लान्स वगैरह बनाए और सेंट्रलाइज प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया और जो जो आइटम्स हैं उन चीज़ों की प्राइसेस को फिक्स कर दिया। तो मैसिव इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ। जैसे कि ऑयल, कोल, स्टील, इन चीज़ों के जो आउटपुट थे वो डबल हो गए बिटवीन 1929 टू 1933। उसके बाद नए नए फैक्ट्रीज भी बने, न्यू फैक्ट्री सिटीज लाइक मैग्नेटो गॉड्स वर बिल्ट रैपिडली, तो काफ़ी सारी फैक्ट्रीज बनाई गई। देन पुअर वर्किंग कंडीशन, अब देखो फैक्ट्रीज तो बनी, वर्कर्स फेस हार्ड कंडीशन इवन इन द न्यू सिटीज, तो नए शहरों में भी जो फैक्ट्रीज वगैरह बनाई गई वहाँ पे भी वर्कर्स ने काफ़ी पुअर वर्किंग कंडीशन को फेस किया। एग्जाम्पल जैसे कि ये जो फैक्ट्री बनी थी यहाँ पे, कहाँ बनी थी, मैग्नेटो गॉड्स में, वहाँ पे वो जो प्लांट बनाया गया वो 3 साल में बना, ऊपर से वर्कर्स जो है दे सफर्ड बैडली इन एक्सट्रीम विंटर्स, इतनी ज़्यादा ठंड में भी उनको बहुत बुरी तरीके से उनको सफ़र करना पड़ा। प्लस जो 50 वर्कर्स थे, 50 वर्कर्स स्टॉपेज इन द फर्स्ट ईयर, पहले साल ही 50 वर्कर्स जो है वो काम छोड़कर, पुअर कंडीशंस की वजह से काम छोड़कर वहाँ से फैक्ट्री से चले गए थे। तो ये सारे हालात थे उस टाइम। उसके बाद है सोशल रिफॉर्म्स एंड सपोर्ट, क्या क्या सोशल रिफॉर्म्स किए गए, एजुकेशन सिस्टम एक्सपैंडेड, एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया गया, फैलाया गया। एंड वर्कर्स एंड पीजेंट्स कुड एंटर यूनिवर्सिटीज, अब जो ये वर्कर्स और पीजेंट्स है ना वो अब यूनिवर्सिटी स्कूल वगैरह में जा सकते हैं, अपनी एजुकेशन को पूरी कर सकते हैं। क्रेचेस वर सेट अप इन फैक्ट्रीज, क्रेचेस को बनाया गया फैक्ट्रीज के अंदर फॉर वुमेन वर्कर्स एंड चिल्ड्रन। चीप हेल्थ केयर एंड मॉडल हाउसिंग वर प्रोवाइडेड, चीप मतलब कि सस्ती दवाइयाँ, ठीक है, हेल्थ केयर, ये सारी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड किया गया। देन मिक्स आउटकम्स, क्या क्या आउटकम्स थे, डिस्पाइट एफर्ट्स, इतने सारे एफर्ट्स के बाद भी द बेनिफिट्स वर अनइवन, बेनिफिट्स फिर भी अनइवन थे बिकॉज ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट रिसोर्सेज, क्योंकि गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज बहुत लिमिट थे, इसीलिए ये जो एफर्ट्स किए गए फिर भी उसका इतना फायदा नहीं हुआ। देन इसके बाद क्या हुआ, फाइनली लेनिन की डेथ हो गई। लेनिन की डेथ के बाद दूसरे लीडर आए, उनका नाम क्या था, स्टालिन। सो स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन, ओके। तो स्टालिनिज्म में क्या है, ग्रेन क्राइसिस एंड इमरजेंसी मेजर्स, तो वो जो ग्रेन क्राइसिस वगैरह आया और इमरजेंसी लगाया गया 1927 से 1928 के टाइम पे, उसमें क्या हुआ, ग्रेन शॉर्टेजेस इमर्ज इन टाउन्स, शहरों में ग्रेन की शॉर्टेजेस आ गई ड्यू टू पीजेंट्स रिफ्यूजिंग टू सेल एट लो गवर्नमेंट फिक्स प्राइसेस। तो जो गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान्स वगैरह बनाए थे और भी काफ़ी सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करी थी और उन्होंने चीज़ों की प्राइसेस को फिक्स कर दिया था। तो फिक्स करने की वजह से क्या हुआ, जो वहाँ के पीजेंट्स वगैरह थे जो उन चीज़ों को ज़्यादा प्राइस में बेच सकते थे, अब उनको फिक्स प्राइस में बेचना पड़ रहा था, तो उन्होंने सेल करने से मना कर दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ग्रेन्स की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज आ गई। सो स्टालिन सस्पेक्टेड कुलक्स, तो स्टालिन को किसके ऊपर शक था, कुलक्स के ऊपर। कुलक्स कौन होते हैं, रिच पीजेंट्स, तो उसके ऊपर उनके ऊपर शक था। एंड ट्रेडर्स के ऊपर वर होर्डिंग ग्रेन फॉर हायर प्राइसेस, तो उनको स्टालिन ये मान रहा था कि ये जो कुलक्स है, ये ट्रेडर्स है बेसिकली रिच पीजेंट्स वगैरह, ये क्या कर रही है, हाई प्राइसेस की वजह से ये ग्रेन्स को नहीं बेच रहे, बल्कि इन्होंने अपने पास इनको कहीं पे स्टोर करके इकट्ठा करके रख लिया। ही इंट्रोड्यूस इमरजेंसी, तो इसी तरह उसने इमरजेंसी इंट्रोड्यूस कर दी, इमरजेंसी लगा दी टू कन्फिस्केट ग्रेन एंड क्रैक डाउन ऑन स्पेकुलेशन, ताकि जो भी ग्रेन छुपा हुआ है उसको वापस निकाला जा सके। सो पार्टी मेंबर्स रेडेड ग्रेन, उन्होंने क्या किया, ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज पे रेड लगाई, रेड मारी, टारगेटिंग कुलक्स, बेसिकली कुलक्स को टारगेट किया गया, जो रिच फार्मर्स और रिच पीजेंट्स वगैरह थे, उनके घरों में रेड मारी कि उनके घरों में छुपा सकते हैं ना ग्रेन्स वगैरह, इसलिए वहाँ पे रेड पड़ी। फिर क्या हुआ, तो देन उसके बाद कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है, उसके बाद भी उनको ग्रेन्स वगैरह नहीं मिली थी, तो कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम बनाया गया। और इसमें बेसिकली क्या था, इस प्रोग्राम के अंदर ये स्टार्ट हुआ था 1929 के अंदर। स्मॉल फार्मर्स वर ब्लेम फॉर लो प्रोडक्शन, ठीक है, लो प्रोडक्शन की वजह से छोटे छोटे फार्मर्स को ब्लेम किया गया एंड सीन एज अनफिट फॉर मैकेनाइजेशन। देन स्टालिन लॉन्च फोर्स कलेक्टिवाइजेशन, स्टालिन ने कलेक्टिवाइजेशन का लॉन्च किया गया, ये प्रोग्राम लॉन्च किया, मर्जिंग स्मॉल फार्म्स इनटू कलेक्टिव फार्म्स। तो इसमें क्या है कि छोटे छोटे जो फार्म्स है ना उनको मर्ज करके एक कलेक्टिव फार्म बनाया जाएगा, ठीक है, उसका क्या नाम है, कलेक्टिव फार्म को कहते हैं कॉलखोज। ये कॉलखोज का मीनिंग है कलेक्टिव फार्म्स, और कुलक्स का मीनिंग क्या है, रिच पेजेंट्स और रिच फार्मर्स। तो छोटे छोटे फार्म्स को कलेक्ट करके एक मतलब कि उनको मर्ज करके एक कलेक्टिव फार्म बनाया जाएगा, और उस पर जो है मॉडर्न मशीनरी वगैरह की हेल्प से बहुत ज़्यादा जो है क्रॉप्स को ग्रो किया जाएगा, और जो भी फायदा आएगा फिर उसको सबके अंदर इक्वली शेयर किया जाएगा। तो लैंड एंड टूल्स वर ट्रांसफर्ड इनटू कलेक्टिव ओनरशिप एंड प्रॉफिट्स वर शेयर, प्रॉफिट को शेयर किया जाएगा। पेजेंट्स रजिस्टर्ड कलेक्टिवाइजेशन, ठीक है, अब ये जो पेजेंट्स है ये नहीं चाहते थे, मतलब कि ये अपने अपने लैंड पे काम करके खुश थे, मतलब कि ये नहीं चाहते थे कि सारे लैंड्स को मर्ज किया जाए और एक कलेक्टिव फार्म पे काम किया जाए, बेसिकली ये कलेक्टिवाइजेशन के खिलाफ थे, उन्होंने उनको रजिस्ट किया, ऑफन डिस्ट्रॉइंग देयर लाइवली स्टॉक। तो इसके चलते उन्होंने क्या किया, अपने लाइवली स्टॉक जो भी उनके पास एनिमल्स वगैरह थे और जो भी उनके पास चीज़ें थी उन सबको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया इन प्रोटेस्ट, और उन्होंने प्रोटेस्ट किया।
इसका क्या रिजल्ट आया, क्या नतीजा निकला इसका, बिटवीन 1929 टू 1931, 1929 से 1931 के बीच में कैटल नंबर्स फेल बाय 1/3। तो जो कैटल का जो नंबर था ना, जो कैटल पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा गिर गई, मतलब कि 1/3 पॉपुलेशन खत्म हो चुकी थी, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया, उन्होंने अपने लाइफ स्टॉक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर इसके बाद दोज फॉर रजिस्टर्ड वर सीवियरली पनिश्ड, जिन्होंने रजिस्ट किया था इस प्रोग्राम को उनको बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दी गई, डिपोर्टेड और एक्साइल्ड। Some peasants insisted they were not rich or anti-socialist, just unwilling to join collective farms. तो कुछ peasants ने ये कहा कि ऐसा नहीं है कि वो रिच है या एंटी सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट के खिलाफ है, जस्ट वो इतना चाहते हैं कि वो कलेक्टिव फार्म्स में काम ना करें, वो विलिंग नहीं है ज्वाइन करने के लिए। तो स्टालिन अलाउड लिमिटेड प्राइवेट कल्टीवेशन, उन्होंने कुछ लिमिटेड प्राइवेट कल्टीवेशन को अलाउ कर दिया, बट ट्रीटेड सच फार्मर्स हार्शली, पर उनको फिर भी उन फार्मर्स को हार्शली ट्रीट किया गया। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे कलेक्टिवाइजेशन के, तो ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया था स्टालिन ने, इससे क्या क्या नतीजे निकले, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस से। सो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिड नॉट इम्प्रूव द इमीडिएटली, तो ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था उससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं मिली एकदम से। प्लस जो फेमाइन था 1930 से 1933 के बीच में, वॉज वन ऑफ द वर्स्ट इन सोवियत हिस्ट्री, तो सोवियत हिस्ट्री का ये बहुत वर्स्ट फेमाइन था। और इसमें क्या हुआ, ओवर 4 मिलियन पीपल डाइड, 4 मिलियन से भी ज़्यादा लोग इसमें मारे गए, तो बहुत ही खतरनाक और बुरा फेमाइन था ये। Then इसके बाद रिप्रेशन एंड पॉलिटिकल क्रैकडाउन। सो क्रिटिक्स ऑफ कलेक्टिवाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल कंफ्यूजन वर एक्यूज ऑफ कॉन्स्पिरेसी, तो कॉन्स्पिरेसी के चलते हुए इन सब चीज़ों को अपोज किया गया, बहुत बुरा भला कहा गया। तो 1939 में क्या हुआ, ओवर 2 मिलियन पीपल वर इम्प्रिजन, मतलब कि 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों को इम्प्रिजन, मतलब कि उनको जेल में भिजवाया गया, और इन लेबर कैंप्स, और लेबर कैंप्स में भेज दिया गया। मैनी वर इनोसेंट, उनमें से बहुत सारे लोग तो इनोसेंट थे, ठीक है, बट टॉर्चर्ड इनटू फॉल्स कन्फेशंस एंड एग्जीक्यूटेड। तो ये जो 2 मिलियन से भी ज़्यादा लोग थे जिनको जेल भिजवाया गया प्लस लेबर कैंप्स में भिजवाया गया, इसमें काफ़ी सारे लोग तो इनोसेंट थे, बट उनको क्या किया गया, फॉल्स कन्फेशन, झूठे कन्फेशन के उसमें अंडर उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। देन विक्टिम्स इंक्लूडेड टैलेंटेड प्रोफेशनल, जो भी विक्टिम्स थे उसमें काफ़ी सारे टैलेंटेड प्रोफेशनल्स थे एंड इंटेलेक्चुअल्स थे, ठीक है, बट नो वन डेयर टू डिफेंड देम, पर किसी ने उनको डिफेंड करने की हिम्मत नहीं दिखाई। उसके बाद आता है लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर। तो जो भी रेवोल्यूशन था, क्या ग्लोबल इन्फ्लुएंस पड़ा पूरे देश के ऊपर और यूएसएसआर के ऊपर। सो स्प्रेड ऑफ सोशलिज्म ग्लोबली, तो इससे क्या हुआ, जो सोशलिज्म है ना, इसका आइडिया जो था, आइडिया सोशलिज्म था, वो पूरे ग्लोबली, मतलब पूरे वर्ल्ड में फैल गया। हुआ क्या, यूरोपियन सोशलिस्ट थे, यूरोपियन सोशलिस्ट पार्टीज जो थी, डिड नॉट फुली सपोर्ट द बोल्शेविक वे ऑफ टेकिंग पावर, ठीक है, उन्होंने बोल्शेविक ने जिस तरह से पावर को हथियाया था, पावर को उन्होंने सीज किया था, उस तरीके को उन्होंने बिल्कुल भी पूरे तरीके से सपोर्ट नहीं किया, मतलब कि उनको वो तरीका गलत लगा, भले ही उनका मोटिव मतलब कि अच्छा था सोसाइटी के लिए, बट उनका तरीका बहुत गलत था। हाउएवर द आइडिया ऑफ वर्कर स्टेट, जो भी आइडिया था वर्कर स्टेट का, इट इंस्पायर्ड पीपल्स वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड वाइड में लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया गया, जो भी वहाँ के वर्कर्स ने अपने लिए किया। कम्युनिस्ट पार्टीज वर फॉर्म्ड इन मैनी कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज में कम्युनिस्ट पार्टीज बनाई गई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के अंदर बनाया गया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, और भी बहुत सारी कंट्रीज में कम्युनिस्ट पार्टीज बनी। बोल्शेविक्स एनकरेज कॉलोनियल नेशंस टू अडॉप्ट सोशलिज्म, तो बोल्शेविक्स ने एनकरेज किया काफ़ी सारे कॉलोनियल नेशंस को कि वो क्या अडॉप्ट कर ले सोशलिज्म को। नॉन रशियंस, जो कि नॉन रशियंस थे, उन्होंने ज्वाइन किया कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल्स ऑफ द ईस्ट 1920 के अंदर, एंड द कमेंट्रन इंटरनेशनल सोशलिस्ट यूनियन है ये। उसके बाद सब फॉरेन सपोर्टर्स, कुछ फॉरेन सपोर्टर्स भी थे, वर एजुकेटेड इन यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट। उसके बाद बाय द वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे क्या हुआ, यूएसएसआर सिंबलाइज सोशलिज्म ग्लोबली। इसके बाद क्रिटिसिज्म एंड डिक्लाइन ऑफ सोवियत सोशलिज्म, तो किस तरह से जो सोवियत सोशलिज्म है उसको क्रिटिसाइज किया गया और उसका डिक्लाइन हुआ। सो बाय द 1950s इवन विद इन द यूएसएसआर इट वॉज एक्नॉलेज दैट द गवर्नमेंट बिट्रेड द आइडियल्स ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये मतलब कि ऐसा माना गया कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने रशियन रेवोल्यूशन के आइडियल्स को बिट्रे किया है, धोखा दिया है। वाइल द यूएसएसआर बिकेम अ ग्रेट पावर, जो यूएसएसआर है वो एक बहुत बड़ी पावर बन चुकी थी विद इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर प्रोग्रेस। इट यूज रिप्रेसिव पॉलिसीज, उन्होंने काफ़ी रिप्रेसिव और हार्श पॉलिसीज भी यूज़ की थी। द फ्रीडम्स ऑफ सिटीजन्स वर डिनाइड, जो भी सिटीजन्स के फ्रीडम्स वगैरह थे उसको डिनाई कर दिया गया। तो उसके बाद बाय द लेट 20th सेंचुरी आते हुए क्या हुआ, द यूएसएसआर इमेज एज अ सोशलिस्ट स्टेट हैड डिक्लाइन इंटरनेशनली, तो पहले जो यूएसएसआर की इमेज इतनी अच्छी थी लोगों के सामने, अब वो क्या हो रही थी, अब वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही थी इंटरनेशनली। हाउएवर सोशलिस्ट आइडियाज स्टिल रिमेन रिस्पेक्टेड अमंग मैनी पीपल, ठीक है, तो यूएसएसआर का जो तरीका था वो बहुत ज़्यादा गलत था, लोगों को वो गलत लगा, बट ये जो सोशलिज्म का जो आइडिया था वो अभी भी सारे लोगों के अंदर मौजूद था, वो लोग इस चीज़ को रिस्पेक्ट कर रहे थे। इन डिफरेंट कंट्रीज सोशलिस्ट आइडियाज वर री इंटरप्रेटेड इन डाइवर्स वे, तो बहुत सारी कंट्रीज में भी उसके बाद भी जो सोशलिस्ट आइडियाज थे उसको डिफरेंट तरीके से
इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कोई भी प्रॉब्लम है इस चैप्टर में तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। स्टे ट्यून्ड विद जीनियस ट्यूटोरियल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।